सो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। आज डिस्कशन करने जा रहा हूँ आप सभी के साथ अपना जो कैलकुलस सीरीज़ हमारी चल रही है, जिसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि 13 लेक्चर में ऑलमोस्ट हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। हो सकता है इससे कम लेक्चर भी हमारे लगे या फिर एक आध लेक्चर थोड़ा ज़्यादा भी लग सकते हैं, कुछ भी हो सकता है फिलहाल। लेकिन इसमें हमने चैप्टर 5 को एक ही वन शॉट में कवर किया हुआ, एक ही पूरे वीडियो में हमने कवर किया हुआ था चैप्टर 5 को। चैप्टर 6 हम कवर कर रहे थे, उसका एक पार्ट हो चुका था, एक पार्ट आज हो जाएगा जो बाकी का बचा हुआ पार्ट है, ठीक है ना। तो बस ये दो पार्ट्स में करना था, वो मैं आपको करा रहा हूँ। अब इसका सेकंड पार्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि होने वाला है टेंजेंट्स इन नॉर्मल पे, और दूसरा मैक्सिमम एंड मिनिमम वाला पार्ट। क्योंकि इससे पहले के जो दो पार्ट्स हैं, यानी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में, एक होता था आपका रेट ऑफ चेंज पर बेस्ड और दूसरा होता था आपका इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। दोनों को डिटेल में कॉन्सेप्ट वाइज मैंने समझा दिया, जरूरी एग्जाम्पल्स भी मैं कराता हुआ चल रहा हूँ आप लोगों को। एनसीईआरटी सॉल्यूशंस मैंने ऑलरेडी कराए हुए हैं इसका आपको, तो कोई भी प्रॉब्लम किसी भी चीज़ की है नहीं इसमें। अगर आप वेल डिटरमिन्ड है, अगर आप करना चाहते हैं सच में, तो आपके लिए फिर ये चीज़ें बहुत बहुत बेनिफिशियल हैं। आप किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो जिसमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स आता हो, कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की, जेई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो या एनडीए के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो या टीजीटी पीजीटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, आपके लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल लेक्चर है। आपको खुद पता चल ही रहा होगा अब तक, अगर आपने देखा होगा तो। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं टेंजेंट्स इन नॉर्मल से। बहुत ब्यूटीफुल एक्सरसाइज है, लेकिन इसका पूरा का पूरा लिंक जाता है स्ट्रेट लाइन पर। चैप्टर 10 जो कि क्लास 11th का होता है, उस पर पूरा लिंक है इसका। अगर आपको स्ट्रेट लाइन में क्लैरिटी है तो ये टॉपिक में कुछ भी नहीं होता, क्योंकि इसमें सिर्फ एप्लीकेशन दिखाया जा रहा है डेरिवेटिव्स का क्या है। डेरिवेटिव्स करने हमें आते हैं, डिफरेंशिएशन करना हमें आता है, और ये बताना चाह रहे हैं कि dy बाई डी का और क्या मतलब होता है। एक मतलब था रेट ऑफ चेंज, हमने देखा। एक मतलब था इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग को पता करने के लिए। आज हम देख रहे हैं टेंजेंट से नॉर्मल में इसका क्या फर्क होता है। जरा स्टार्ट करते हैं, शुरुआत से देख रहे हैं चीजों को, ठीक है, क्या क्या है क्या नहीं है। स्टार्ट करें, ठीक है। मुझे एक बार थोड़ा सा ना कंफ्यूजन सा हो रहा है, मैं एक चीज देखना चाहूंगा, मुझे कंफ्यूजन सा हो रहा है, प्लीज लेट मी चेक इट। हेलो हेलो, यस यस, ठीक है, सब कुछ ठीक है। चलिए ठीक है, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल को हम स्टार्ट कर रहे हैं। टेंजेंट्स एंड नॉर्मल में स्ट्रेट लाइन को पहले पढ़ लें, और स्ट्रेट लाइन में उतना जरूर बता दूंगा आपका जितना जितना सफिशिएंट है। मैं हमेशा कहता हूं, चाहे आप मेडिकल के स्टूडेंट ही क्यों ना हो, यानी कोई मेडिकल की प्रिपरेशन भी क्यों ना कर रहा हो, फिजिक्स भी पढ़ रहे हो, तो भी आपको इस चैप्टर की बहुत जरूरत होती है स्ट्रेट लाइन की। इसलिए इसे करा करो, अलग से किया करो। क्लास 11th के कुछ चैप्टर्स होते हैं जो बहुत काम आते हैं 12th में, एक स्ट्रेट लाइन है और दूसरा ट्रिग्नोमेट्री, इसके अलावा कुछ काम नहीं आता। अब इधर देखो, अब टेंजेंट से नॉर्मल में क्या है, स्ट्रेट लाइन का लिंक है, तो पहले आपको स्ट्रेट लाइन थोड़ा पढ़ाना पड़ेगा। चलिए स्ट्रेट लाइन आपको थोड़ा पढ़ा लेते हैं, ठीक है। स्ट्रेट लाइन आपके कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे, जिसको आता है, जिसको नहीं आता वो एक बार कवर कर लो, क्योंकि इसी का टॉपिक का पूरा 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 यूज है यहाँ पर। देखते हैं स्टार्टिंग से क्या होता है। देखो मेरी बात सुनना, देखो हमारे पास ना, जब भी हम बात करते हैं कि व्हाट डू वी मीन बाय इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, जब हम बोलते हैं कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या है, तो हम एक ही बात हमेशा बोलते हैं, y माइनस वाई वन बराबर m टाइम्स ऑफ x माइनस एक्स वन। अब सवाल अपने आप आ जाता है कि सर ये y1 कौन है, x1 कौन है, m कौन है, और x और y तो एज इट इज रहेंगे, उनको नहीं छेड़ना। अब मैं एक एक करके आपको बता देता हूं उसका मतलब क्या है। देखो उसका मीनिंग क्या है वो समझोगे तो आपको पूरी क्लैरिटी आ जाने वाली है। ये लेट से x एक्सिस है, एक y एक्सिस है, रेक्टेंगुलर एक्सिस। उसके बाद हमारे पास लेट से यहाँ पर कोई एक पॉइंट है x1, y1। अब मुझे अब एक बात बताइए सिंपल सी, मैं आपसे पूछूं कि किसी पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट हमें गिवन है x1, y1, हाउ मेनी लाइंस कैन बी पास थ्रू द गिवन पॉइंट x1, y1। इस पॉइंट से कितनी लाइन पास कर सकती है? आपका जवाब क्या होना चाहिए? आपका जवाब होना चाहिए सर इन्फिनिट मैनी, क्योंकि कोई भी लाइन पास कर सकती है, ये जा सकती है, ये जा सकती है, ये जा सकती है, ये जा सकती है, उसको टच करके देयर विल बी इन्फिनिट मैनी लाइंस व्हिच कैन पास थ्रू दैट गिवन पॉइंट x1, y1। लेकिन अगर मैं कहूं कि किसी पर्टिकुलर एंगल बनाना है उसे एक्स एक्सिस के साथ, तो ऐसी कितनी लाइन हो सकती है? सर अब एक ही लाइन हो सकती है। मैं आपको बताना चाहता हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं कहना चाह रहा हूं कि एक ऐसी लाइन जो कि एक थीटा एंगल बना रही है, कितनी हो सकती है? सर एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाने वाली लाइनें भी बहुत सारी हैं, क्योंकि जैसे वो लाइन थीटा बना रही है, इसके पैरेलल ये लाइन भी थीटा बना रही होगी। ये सारी पैरेलल लाइंस जो हैं, ये सारी की सारी थीटा एंगल बना रही होंगी। लेकिन हमें दो कंडीशंस को एट अ टाइम फुलफिल करना है। पहली कंडीशन कि वो एंगल थीटा बनाए, और दूसरी कंडीशन वो पॉइंट x1, y1 से जाए। अब एकमात्र एक ही लाइन ऐसी हो सकती है जो दोनों कंडीशन को एट अ टाइम फुलफिल करे, कि वो इस पॉइंट से भी जाए और एक एंगल थीटा भी बनाए। वो सिर्फ एकलौती एक ही लाइन हो सकती है जो आपको भी दिखाई दे रही है, इसके अलावा दूसरी आप बना के नहीं दिखा सकते। आप मेरी बात समझ गए? नहीं समझ गए? समझ गए सर, बिल्कुल समझ गए आपकी बात। तो बस यही कहानी है। इसमें जो x1, y1 पॉइंट है, इसको हम गिवन पॉइंट कहते हैं, क्योंकि इसके पता होने से ही गेम खेला जा रहा है। और ये जो थीटा है, बेसिकली थीटा एक काम कर रहा है स्लोप को दिलवाने का। और स्लोप क्या होता है वो मैं आपको समझा दूं पहले एक बार फटाफट से। देखिएगा स्लोप क्या होता है, स्लोप मतलब ढाल होती है, ग्रेडियंट। इसे m से रिप्रेजेंट करते हैं। m निकालने के दो तीन तरीके हैं, मैं आपके साथ पूरी बातें डिटेल में डिस्कस कर लेता हूं। छोड़ो यार, आप भी क्या याद रखोगे। देखो
एम निकालने का तरीका टेंजेंट ऑफ थीटा, और ये थीटा स्पेसिफिक थीटा है जो कि लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉक डायरेक्शन में बना रही होती है। जैसे अगर आप देखोगे तो इस लाइन ने थीटा एंगल जो बनाया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाया है, इसीलिए हम कहेंगे कि इस लाइन का स्लोप क्या होगा, टेंजेंट ऑफ दैट थीटा। फॉर एग्जांपल अगर थीटा की वैल्यू 30 डिग्री हो जाती तो स्लोप हो जाता 1030 यानी कि 1/√3। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, तो इस तरीके से हम टेन थीटा यानी कि स्लोप को निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एंगल, ठीक है ना, एंगल मेकिंग बाय द लाइन विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। गॉट इट? अब इस पे थोड़ा सा डिस्कशन माइन्यूट सा कर लेता हूं क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आप इंटरेस्ट के साथ चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मैं भी समझाने की कोशिश पूरी कर रहा हूं। ठीक है, समझेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं किसी को। इधर देखो, इसके भी दो पार्ट है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था, अगर आपको याद होगा तो, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में आपको मैंने बताया था, अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था कि भाई ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते समय ये ऑल पॉजिटिव कहते हैं और इस वाले को टेंजेंट टेन और कॉट को पॉजिटिव कहते हैं। अगर आपको याद हो, मैंने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, ट्रिग्नोमेट्री की बात है। तो मैं ये कहना मात्र चाहता हूं यहां पर कि अगर कोई आपको बोले कि एक लाइन है, देखो कोई एक लाइन है जो इस तरीके की है, अब अगर आप देखोगे तो ये लाइन का जो एंगल पड़ रहा है ये या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ रहा है बेसिकली, या तो फिर थर्ड क्वाड्रेंट में बन रहा है। एक बार ये मैं बात करूं तो, अगर मैं उसकी न्यूमेरिक वैल्यू को देखूं तो, और दोनों ही केस में इसका टेंजेंट पॉजिटिव होगा, क्योंकि यहां तो ऑल पॉजिटिव होता है और यहां 10 पॉजिटिव होता ही है। यानी ये वो केस होना चाहिए जब एम पॉजिटिव रहता है। क्यों सर? क्योंकि यहां पर 10 पॉजिटिव रहता है और टेंजेंट को ही, टेन थीटा को ही हम एम कहते हैं, स्लोप कहते हैं। इसको फिर हम समराइज कैसे करें? समराइज ऐसे कर सकते हैं कि ये वो इलाका है व्हेनेवर थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, और वी कैन से दिस इज द एरिया वेयर द थीटा, वेयर द एंगल मेकिंग बाय द लाइन इज एन एक्यूट एंगल। जहां पर लाइन के द्वारा बनाया गया एंगल एक्यूट एंगल होगा, न्यून कोण होगा, उस समय हम कहेंगे कि हमारी जो लाइन है उसका स्लोप पॉजिटिव होगा। पूरी बातें आपको समझ में आनी चाहिए एक एक करके। मैं पूरी बातों को खोल के रख देता हूं इसीलिए ताकि आपको याद कुछ ना करना पड़े, कुछ भी ना करना पड़े लिटरली, इसलिए आराम से समझ रहे हो तो मैच खत्म हो रही है साथ साथ। ठीक है, अब ऑटोमेटिकली दूसरा केस क्या होगा, अगर लाइन विल बी लाइक दिस तो ये रीजन यहां पे टेंजेंट नेगेटिव होता है, तो कांट आई जस्ट से कि दिस इज द रीजन वेयर थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, और वी कैन से दिस इज द रीजन वेयर थीटा इज एन ऑब्ट्यूज एंगल, जहां पर हमारा जो कोण है वो कौन सा है, अधिक कोण है 90 डिग्री से ऊपर। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि सर हमने बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से चीजों को कवर कर लिया। हमने देख लिया कि व्हेनेवर थीटा इज लेस देन 90 डिग्री और व्हेनेवर थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। व्हेनेवर थीटा इज लेस देन 90 यानी कि फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट, यानी इन शॉर्ट एम पॉजिटिव क्योंकि टेंजेंट पॉजिटिव, इन शॉर्ट एम नेगेटिव क्योंकि टेंजेंट नेगेटिव। पूरी कहानी क्लियर है जबरदस्त तरीके से, बहुत इंपॉर्टेंट। इसको सिर्फ अभी के लिए मत पढ़ो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूं, 6.2 में भी काम आ रहा है, 6.3 में भी, 6.5 में भी आएगा। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है यार, इसको समझने की कोशिश करें। मैंने कुछ भी नहीं है, पूरी एक्सप्लेनेशन दे दिया उसका ऊपर पे, क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं। ठीक है, तो एक क्लैरिटी तो हमें ये आ गई। ये सिर्फ स्ट्रेट लाइन बहाना है, आपको बहुत कुछ बता रहा हूं मैं उसके जरिए, उसको सुनने की कोशिश करो। ठीक है, तो हमें समझ में आ गया। तो इसका मतलब सर हम ना सिर्फ एम को देखकर ये जजमेंट ले सकते हैं कि ये एंगल, ये स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसका एंगल एक्यूट है या ऑब्ट्यूज है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक बात तो समझ में आ गई सर। जैसे एग्जांपल के लिए ना, एग्जांपल के लिए सोचो, अब देखो, अभी एग्जांपल लेना पड़ेगा आपके लिए। देखो एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या है कि इफ अ लाइन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,3, लेट्स से अ लाइन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,3 एंड मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री विद द एक्स एक्सिस, लेट्स से आई एम सेइंग दिस। अभी कोई कह रहा है कि आपको फिर ऐसा ना फील हो कि ओरिजिन से जा रही है, ऐसा कुछ मैं नहीं कहना चाह रहा, मैं एक रैंडम सा केस लेना चाह रहा हूं। मान लेते हैं ऐसा कुछ केस ले लिया मैंने। ठीक है, अब मेरे से कोई कह रहा है कैन यू प्लीज फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, मैं बोलूंगा सर आई कैन फाइंड इट। मैं बोलूंगा y माइनस y1 इज इक्वल टू, ये हमेशा इक्वेशन है, ध्यान रखो, ये जितनी जल्दी आपके दिमाग में फिट हो गई उतना बेहतर है। ये क्या है, always we will apply this whenever we are interested to find the equation of a line, we will always apply this equation which is equation of straight line। अब आपको देखो कुछ आपके धीरे धीरे डाउट्स क्लियर होंगे, इसीलिए मैं एग्जांपल ले रहा हूं आपके लिए। ठीक है, अब चलो सॉल्व करते हैं। देखो y माइनस व्हाट इज y1, x1 y1 द गिवन पॉइंट्स। y1 कितना है 3, m कितना होगा माय डियर, टेंजेंट ऑफ थीटा व्हिच इज 45 डिग्री हियर, x माइनस x1 इज 2 सिंपली। So now what we can say, y minus 3 is equal to tangent of 45 is equal to 1, x minus 2. And now can I just solve it? y minus 3 is equal to x minus 2 और x को देखो x को वहीं पर रहने दो, y को इस तरफ ले आओ, y को राइट हैंड साइड में ले आओ और -3 को राइट हैंड साइड में लाओगे, +3 -2 +1 हो जाएगा। सो दिस इज योर इक्वेशन। अब आपको एक बात दिखनी चाहिए कि मैंने इसे एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में लाकर लिखा है। अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपको बताऊं कि ये फॉर्मेट का नाम ax + by + c = 0 है, क्योंकि जब भी कभी आपने लाइन वगैरह पढ़ी होगी आपने इस तरह की चीज भी जरूर पढ़ी होगी। और अक्सर कंफ्यूजन बच्चों में कभी कभी रहता है, जब मैंने देखा अपने मेरे देखने में, वो ये रहा है कि बच्चे सोचते हैं ये इक्वेशन ऑफ लाइन है कि ये इक्वेशन ऑफ लाइन है। अब मेरी बात को समझ लेना जरा,
मेरी बात को क्या करना, समझ लेना जरा, ये दोनों एक ही चीज है, एक उसका अतीत है और एक उसका भविष्य कह सकते हो आप, और ये बीच का प्रोसेस उसका वर्तमान है। कुल मिला के चीजें एक ही है। असल में जब भी कभी लाइन आपको मिलेगी ना, अगर आपको लाइन बनानी होगी तो लाइन के इंग्रेडिएंट्स बिखरे पड़े होंगे। जैसे कोई वेजिटेबल आप बना रहे हो या कुछ आप बैगन का भरता बना रहे हो या कुछ भी बना रहे हो, आप मेरा फेवरेट है, तो आप कुछ भी बना रहे हो इस तरह की चीज, तो बैगन अलग पड़ा होगा, लहसुन अलग पड़ा होगा, ये अलग पड़ा होगा, वो अलग पड़ा होगा, मसाले वगैरह सब अलग अलग पड़े होंगे। अब ये आपके इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स अलग अलग पड़े हैं, तो वो कुछ कंडीशन इस तरह की है ये वाली, इनको सबको लाकर आप एक जगह मिक्स करते हो अपने उसमें, तो वो ये जगह है। फिर जो प्रोसेसिंग का तरीका है वो ये जगह है, और फाइनली आपका बैगन का भरता ही है। सर कैसा कैसा अजीबोगरीब एग्जांपल दे रहे हैं आप, लेकिन क्या कर रहे हैं यार, यही कहना चाह रहा था मैं इधर देखो क्या कहना चाह रहा हूं। जब भी आपकी जो लाइन होगी उसको बनाना जब हम चालू करेंगे, अपनी कढ़ाई में डालेंगे जब, तो वो कुछ इस तरह की फॉर्म में जाएगी कढ़ाई के अंदर। इससे पहले y1 कहीं था, x1 कहीं था, m कहीं था, मतलब ये सब बिखरे हुए थे, x1 y1 अलग चीज थी, m अलग चीज थी, आपने उन सबको समेटा इस इक्वेशन में। अब ये आफ्टर सम प्रोसेस, ये जो फाइनली आपको प्रिपेयर्ड मिलेगी ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में मिलेगी। तो इन शॉर्ट में ये इसका रॉ फॉर्म है और ये इसका एकदम मैच्योर फॉर्म है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो जब भी लाइन की इक्वेशन आपको बनानी होगी, आप स्टार्ट यहां से करोगे, अल्टीमेटली आप यहां पर पहुंचोगे ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 में। सिर्फ वैसे मत समझो, देखो प्लीज कि सच में ऐसा हुआ है कि मैंने यहां पर वैल्यूज वगैरह डाली, अल्टीमेटली मैं इस फॉर्मेट में पहुंचा हूं। तो ax प्लस बी वाई, अगर मैं आपको बोल रहा हूं लो भाई ये लाइन है, तो ये लाइन जब मैंने आपको बनी बनाई रेडीमेड दे दी, इसका मतलब मैंने बना बनाया बैगन का भरता आपके हाथ में जब रख दिया है, वो अपने फुल फॉर्म में, यानी कि उस समय वो अपनी इस फॉर्मेट में होगा क्योंकि प्रिपेयर्ड फॉर्म है। लेकिन अगर मैं आपको इंग्रेडिएंट्स देता हूं कि लाइन इस पॉइंट से जा रही है, इतने स्लोप पे जा रही है, इतने एंगल पे जा रही है, तब मैं आपको बेसिकली इंग्रेडिएंट्स दे रहा हूं, सिर्फ x1 y1 दे रहा हूं, m दे रहा हूं, तो आपको काम यहां से शुरू करना पड़ेगा, फिर आपका काम होगा बनाना भरता। समझ में आ रही बात, बस यही है। क्या बात है, मजा आ गया बैगन के भरते में तो। ठीक है, आगे बढ़ लें जरा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आपको शायद थोड़ी बहुत छोटी मोटी बातें कुछ तो समझ में आई होंगी, हल्की फुल्की। ठीक है, तो अब अच्छा मैं आपको एक मजे की बात बता दूं, अब अभी मजा आ जाएगा, अभी का अभी देखो। अब देखो क्या हो सकता है, आपके पास कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ सकती है चैप्टर पढ़ते समय कि आपको ना कोई बनी बनाई लाइन दे दे, लो भैया लाइन पकड़ो, लो भैया लाइन पकड़ो। एक आपको लाइन दे दी कि ये लाइन है। अब जब ये लाइन दी होगी तो आपको एक लाइन किसी फॉर्मेट में दी होगी, 2x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0 टाइप के फॉर्मेट में, यानी कुल मिला के ax प्लस by। इस लाइन से आप क्या कर सकते हो, इस लाइन को देखते ही आप इसका, लोग भविष्य पढ़ते हैं, आप इसका भूतकाल पढ़ सकते हो। इस लाइन को देखते ही आप इसका भूतकाल पढ़ सकते हो, यानी कि इसका पास्ट पढ़ सकते हो, यानी देख सकते हो इसके बारे में कि कैसे कैसे बनी थी। पता है आपको कैसे पता करोगे आप तुरंत पता कर लोगे इस लाइन को देखते ही कि इसका स्लोप क्या रहा होगा, क्योंकि लाइन की बहुत जो ब्यूटीफुल और उसकी बहुत एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है वो उसका स्लोप है लाइन की, कि लाइन एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल वगैरह बनाती है वो बताने का काम करता है। लेकिन अब मैं बोल रहा हूं लाइन को देखते ही बता दोगे कि इसका स्लोप क्या है। वो तरीका क्या है, सर ये लाइन है, जैसे ये फॉर्मेट है, इस लाइन का स्लोप देखते ही क्या होता है, नेगेटिव ले लो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई। ध्यान से प्लीज, ये आपका स्लोप होता है, आप देखते ही जज कर लोगे एकदम से। जैसे कल को कोई आपको बोल रहा कि 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, सर एक लाइन है आपको दी उसने, आप तुरंत बता देना कि इसका जो स्लोप होगा इस लाइन का वो पक्का नेगेटिव का x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट ही होगा। आपने एकदम से बोल दिया, अरे बिल्कुल सही बात होगी। आपको मेरी बात का यकीन तो होगा नहीं? ठीक है, तो मैं प्रूव करा देता हूं। देखो आप जैसे इस पर्टिकुलर को देखो कि जैसे ये क्वेश्चन किसी ने बोला कि ये x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 है, इस लाइन का स्लोप क्या होगा, आप तुरंत बोलना सर नेगेटिव ले लो, x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट नेगेटिव 1। प्लीज ध्यान से, नेगेटिव नेगेटिव प्लस 1, आपने कहा इसका स्लोप 1 होगा, आप इसके भूतकाल में जाके देखो सच में इसका स्लोप 1 ही था, देखो ध्यान से है, तो प्रूव हो गया है। तो इसीलिए मैं यहां पर हमेशा एक बात और लिख देता हूं कि आपको स्लोप पता करने का तरीका एक और है, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y विद नेगेटिव, जहां पे हम ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर वगैरह कर रहे हैं। तो ये वो है जब बनी बनाई फॉर्मेट आपके हाथ में हो तो उसको देख करके आप तुरंत स्लोप को जज कर सकते हो। इसलिए तरीका भी काम आ सकता है, स्लोप के लिए बहुत काम आएगा इस चैप्टर में, बहुत बहुत ज्यादा। प्लीज बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है, बहुत ज्यादा। ठीक है ना, टफ नहीं चल रहा, कहा मैंने कहा इंपॉर्टेंट चल रहा है। ठीक है, अभी सुनो अगली बात। एक और तरीका होता है स्लोप निकालने, क्योंकि मैंने इतनी बात कर दी है तो मैं चाहता हूं कि किसी तरह की मैं अपने एंड से लापरवाही ना करूं कि कोई पॉइंट रह जाए आपके लिए इजी समझ के, इसलिए मैं हर कुछ बता रहा हूं, ध्यान से सुनो प्लीज। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ भी आ रहा है। ठीक है, अब एक बात बता दूं, अगर नाराज ना हो तो देखो, चलो देखो प्लीज ध्यान से समझना, क्या लाइन को पता करने के लिए एक पॉइंट और स्लोप का होना ही जरूरी है, कुछ और भी हो सकता है? सर अगर मिनिमम 2 पॉइंट्स मुझे गिवन हो जाए, कोई मुझे बोल दे कि x1, y1 टाइप का पॉइंट है, कोई मुझे बोल दे कि x2, y2 का पॉइंट है,
पॉइंट पी से कितनी लाइन जा सकती है सर? इन्फिनिट। पॉइंट क्यू से सर इन्फिनिट में नहीं, लेकिन पॉइंट पी और क्यू दोनों से जाना है एक ही समय में, कितनी लाइन हो सकती है सर? सिर्फ एक ही हो सकती है, जो पी से भी जाए और क्यू से भी जाए, इकलौती एक लाइन होगी जो कि आपकी स्क्रीन पे इस तरीके से मैंने हल्की हल्की से बनाने की कोशिश की है। ये इकलौती लाइन है जो कि पी और क्यू से एट अ टाइम एक ही समय में पास करेगी। शायद आपको समझ में आ रहा होगा। अब मैं एक हल्का सा डिस्कशन फटाफट से तेजी के साथ कर देना चाहता हूं आपके साथ। देखो जरा, क्या आप मुझे बता सकते हो कि ये लेंथ कितना है सर? y1 है। प्लीज ध्यान से देखो, इसका कोऑर्डिनेट देखो। ये लेंथ कितना है सर? y2 है। ध्यान से देखो प्लीज। अच्छा, इसको मैं एक ट्रायंगल बनाता हूं, अभी समझ में आ जाएगा पूरी कहानी, ठीक है? मुझे बता दो फटाफट से ये लेंथ कितना होगा। मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता सर, y2 माइनस y1 होगा। क्यों बोल रहे हैं ऐसा? क्योंकि आप खुद देखो, यहां से पूरा ऊपर तक का डिस्टेंस y2 है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस y1 है, तो y2 माइनस y1, ज्यादा नहीं बोलेंगे। ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? x1 है। यहां से यहां तक का कितना है सर? पूरा x2 है। क्या सर मैं ये नहीं बता सकता? बता सकते हो सर, x2 माइनस x1 है, ठीक है? तो ये मैं कहना चाह रहा था कि ये y1 है, ये मैं कहना चाह रहा था कि पूरा का पूरा y2 है, बस दैट्स इट। अब कोई क्लैरिटी रह गई पूरी, क्योंकि नोट्स बाद में दे दूंगा आपको पीडीएफ में, डिस्क्रिप्शन वगैरह में, व्हाट्सएप ग्रुप और मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उसमें से मुझे टेक्स्ट वगैरह कर लेना, पीडीएफ वगैरह मिल जाती है, फिजिक्स और मैथ्स के वन शॉट वगैरह सब कुछ चल रहा है, ठीक है? आगे बढ़े। अच्छा, तो अब हम कह रहे थे एक बात, देखो मान लेते हैं कि ये जो लाइन है ये कभी तो पीछे मिलेगी यार, कभी तो मिलेगी ना, हाँ कभी तो मिलेगी, तो कभी तो जाके मिलेगी पीछे, और मिलेगी तो फिर कुछ ना कुछ एंगल बनाएगी। लेट अस से इसने थीटा एंगल बनाया एक्स एक्सिस के साथ। अब जैसे ही इसने एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाया, कांट आई जस्ट प्रेडिक्ट कि इस लाइन का जो स्लोप होगा वो टेंजेंट ऑफ थीटा होना चाहिए, क्योंकि इसने एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाया। तो मैं जस्ट इतना बोल रहा हूं कि लाइन कभी पीछे जाएगी और कभी कुछ एंगल बनाएगी, जो भी एंगल बनाएगी उसका टेंजेंट स्लोप होगा लाइन का, ठीक है? अब मुझे बताओ, जो इसने थीटा एंगल यहां बनाया, क्या ये इसके साथ थीटा नहीं होगा? होगा सर, बिल्कुल होगा, क्योंकि दोनों हॉरिजॉन्टल वगैरह वगैरह, ठीक है? तो कुल मिलाकर के इस ट्रायंगल पे अगर आप फोकस करो, मैं नाम नूम कुछ नहीं दे रहा, मैं सिंपल लैंग्वेज में बात कर रहा हूं। क्या आप नहीं बोल सकते कि अगर आपको टेंजेंट ऑफ थीटा निकालना है, ये परपेंडिकुलर लो यार, नाम ले लो, चलो QM अपॉन PM नहीं बोल सकते? तो कुल मिलाकर के y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 नहीं कह सकते? क्या कह सकते सर? और टेंजेंट ऑफ थीटा कायदे से होना क्या चाहिए था सर? होना चाहिए था स्लोप। तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि 1 अगर सेकंड के बराबर, सेकंड अगर थर्ड के बराबर, क्या मैं ये नहीं कह सकता फर्स्ट थर्ड के बराबर है? यानी m बराबर y2, आपने बहुत सुना होगा ये अक्सर, ये मैंने बता दिया आपको, ठीक है? मैंने प्रूविंग भी करा दी, क्योंकि मैं नहीं चाहता किसी तरह का रिस्क हमारे बीच में रहे, ठीक है? रिस्क है तो रिस्क नहीं है फिर, ठीक है ना? m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। मेरी बात समझ में आ गई सर? तो सर हमने एक नया फॉर्मूला तैयार कर दिया स्लोप का। क्यों करा? इसलिए करा क्योंकि जब आपको 2 पॉइंट्स गिवन होंगे तो फिजिकल लेवल पे लाइन ऑटोमेटिकली यूनिक है। जब वो 2 पॉइंट आपको दे देंगे तो वो एंगल आपको नहीं देंगे। ध्यान से समझो बात को, मेरी बात को। मैं क्या कह रहा हूं, जब वो 2 पॉइंट आपको देंगे तो वो एंगल नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि उनकी नजरों में लाइन यूनिक हो चुकी है ऑटोमेटिकली, क्योंकि 2 पॉइंट से एक ही लाइन जाती है। वो कहते हैं आप खुद प्रोसेस करके एंगल निकाल लो, या दूसरे शब्दों में एंगल निकाल के आप कर क्या रहे थे? स्लोप निकाल लेते ना। उन्होंने डायरेक्ट बोल दिया कि जब 2 पॉइंट गिवन होंगे स्लोप ऐसे निकालना। निकाल, अभी भी आप टेंजेंट ऑफ थीटा ही रहे हो, लेकिन वो कह रहे कि अब थीटा के थ्रू हम स्लोप नहीं निकाल रहे, अब हम 2 पॉइंट्स के थ्रू निकाल रहे, लेकिन कर हम एक ही काम रहे हैं। प्लीज ये बात ध्यान से देखो, शायद आपको समझ में आ गया। अगर आप बुरा ना माने, y2 माइनस y1 चेंज इन y है, ये चेंज इन x है, कांट है जैसे बहुत गजब का क्रांति आ गई यहां पे। m बराबर dy बाई dx, m बराबर dy बाई dx, यानी कि स्लोप बराबर dy बाई dx। पिछले लेक्चर में भी क्लियर किया था। और अब हमारा मेन फंडा यहां से चालू होता है, क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव यूज होगा। यानी जब हम डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन करेंगे y का विद रिस्पेक्ट टू x, वी विल फाइंड समवेयर स्लोप ऑफ द लाइन। इस तरह की कुछ चीज हमें मिलेगी। अभी और डिस्कशन करना है इस पे, अभी तो सिर्फ हल्की हल्की झांकियां दिखा रहा हूं आपको। अब इधर देखो, जैसे 1,2 है, 3,4 है फॉर एग्जांपल। इफ समवन इज सेइंग, एग्जांपल है मेरे, इफ समवन इज सेइंग व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दीस 2 गिवन पॉइंट्स। अब एक मन में सवाल होता है सर, किसी x1 y1 माने किसी को ही मान लो। जनरली मैं इसको मानता, लेकिन मैं इसे मान रहा हूं ताकि आप, क्योंकि हर कोई शायद उसी को मानेगा, मैं इसलिए उल्टा मान रहा हूं, ठीक है? एक बात, अब क्या करेंगे सर, इक्वेशन ऑफ लाइन विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम हियर। प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल दिया मैंने यहां पर, गजब कर दिया मैंने। क्योंकि मैं क्या बोल रहा हूं, इक्वेशन ऑफ लाइन आपको निकालनी है ना अगेन, सो यू विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम दिस थिंग। आपको हमेशा यहीं से स्टार्ट करना है। व्हाट इज इट? इक्वेशन ऑफ लाइन। जब भी आपको लाइन की इक्वेशन निकालनी है, यू विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम दिस लाइन, यहीं से करेंगे। नाउ y1 प्लीज ध्यान से देखो, चलो लिख लेता हूं। m प्लीज ध्यान से, m क्या है मेरा? y2 माइनस y1। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 2 माइनस 4 x2 माइनस x1 1 माइनस 3 x माइनस x1 यानी 3। अब पूरी कहानी में अगर आप देखोगे, पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में सिर्फ फर्क कितना है कि पहले m निकलता था टेंजेंट ऑफ थीटा की हेल्प से, इस बार निकल रहा है x2 y2 की हेल्प से बस।
ठीक है। y माइनस 4 इतना हो गया, 2 माइनस 4 माइनस 2 हो गया, 1 माइनस 3 माइनस 2 हो गया, x माइनस 3 हो गया, और y माइनस 4 उतना ही हो गया, माइनस 2 प्लस 1 हो गया, x माइनस 3 हो गया, और ये x को वहीं रहने दो, y को उधर ले जा लो, माइनस 4 उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा 4 माइनस। यार कुल मिलाकर के ना ये मेरा हमेशा का ही है लगभग मेरे ख्याल से। पिछले एग्जाम्पल में भी मेरी इक्वेशन यही निकली थी, इस बार भी यही निकली, एक कोइंसिडेंस है और कुछ नहीं, ठीक है। जबरदस्ती नहीं किया था मैंने, लेकिन फिर भी वो ऐसे ही निकल गई, अलग एग्जाम्पल लेने के बावजूद भी। ऐसा ही हूँ मैं, थोड़ा सिमेट्रिक किस्म का इंसान हूँ ना, ऐसे ही होता है मेरे साथ, ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि अब क्या करें। अब देखो आपको दिख रहा होगा कि फॉर्मेट में लाने का कारण ही है पहले x देन y देन कांस्टेंट, ताकि ये इस फॉर्मेट को मैच करे, रिजेंबल करे। और जैसे ही इस फॉर्मेट में आएगा, एक काम जो आप हमेशा कर सकते हो, इससे स्लोप निकाल सकते हो, नेगेटिव ऑफ a बाई बी। अगर आप देखोगे a कितना है वहां पर 1 और b कितना है वहां पर -1, तो आपका स्लोप 1 निकल रहा है। अगर आप ऑब्जर्व करो तो सच में सर आपका स्लोप 1 ही था। अगर आप देखोगे स्लोप आपका सच में 1 ही था। तो कहीं ना कहीं एक तरह से क्रॉस वेरिफिकेशन में करवा रहा था आपको, ठीक है। अभी क्या है, अभी मुझे कुछ नहीं, मैं तो बस आपको चीजें दिखा रहा हूं, सिखा नहीं रहा, ठीक है। मैंने आपको सिर्फ बता दिया कि यार ये तरीके। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि m बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 जो होता है वो आपको अब समझ में आ गया? बिल्कुल सर समझ में आ गया, और आपको पूरा फंडा ही समझ में आ गया स्ट्रेट लाइन का, क्योंकि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हमेशा ऐसे निकलेगी, आफ्टर सम प्रोसेस इट विल बी लाइक ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्मेट की होगी। और जब आपको लाइन इस फॉर्मेट की मिली होगी, इसकी हेल्प से आप इतना ही काम कर सकते हो कि आप स्लोप को एकदम से निकाल सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है लेकिन, ठीक है। और इस बीच में आपको m निकालने के तरह तरह के तरीके मिल सकते हैं, आइदर फॉर tan थीटा बाई y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 या फिर कुछ भी, ठीक है। आगे बढ़ ले यार, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बता दी। अब मैं आपको बता रहा हूं जैसे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल है क्या, ठीक है। अब आप सोचेंगे होता क्या, देखो अब हमारी कहानी ने थोड़ा सा एक यू टर्न लिया है। वो बोलती है कि भैया स्ट्रेट लाइन पे आपने बहुत चर्चाएं कर दी, मतलब हद से ज्यादा चर्चाएं कर दी आपने। अब आप एक काम करो, आप कर्व पे आ जाओ। कर्व यानी कि कोई एक रैंडम फिगर 2D में। तो जैसे मान लेते हैं मैंने ऐसा कुछ एक ले लिया रैंडम सा, और मान लेते हैं इसका फॉर एग्जांपल कुछ तरीके लिए नाम y इक्वल टू एफ एक्स है, जैसे कुछ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ऐसा कुछ भी टाइप का, इस टाइप का कुछ है। गॉट इट। अब कोई पूछ रहा है कि सर एक काम करो, ये पॉइंट है, लेट से P पॉइंट है, मान लेते हैं इस P पॉइंट का नाम है x0, y0, क्या लेते हैं? कोई दिक्कत है क्या? नहीं दिक्कत नहीं है सर। अब मेरे से कोई पूछ रहा है कि यार एक काम करो, ये पॉइंट है, मैंने कहा जी है। बोले कर्व पे कोई पॉइंट करो, मैंने पॉइंट P पे जाके पिन किया। वो बोले कि एक काम करो, इस पॉइंट P पे टेंजेंट ड्रॉ करो, मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया। अब टेंजेंट क्या होता है अल्टीमेटली, मान के चलो टच कर रही है, सर हम नहीं मानेंगे तो हम बना देते हैं फिर अच्छे से थोड़ा बहुत इस तरह से, ठीक है। तो टेंजेंट मानो उसे प्लीज। तो कहने का मतलब है कि ब्लू कलर का टेंजेंट आया, तो ये बेसिकली ब्लू कलर की जो लाइन है, बेसिकली इट इज अ लाइन, इट इज अ स्ट्रेट लाइन। अगर ज्योमेट्रिकली बात करें इट इज अ स्ट्रेट लाइन, बट हम इसके स्पेशल नाम दे रहे हैं टेंजेंट। सो व्हाट इज टेंजेंट? टेंजेंट इज अ लाइन व्हिच इज टचिंग द गिवन कर्व एट अ सिंगल पॉइंट, इट टच करके जा रही है। तो हम कह सकते हैं कि कोई मेरे से कल को कहेगा कि आपने किया क्या टेंजेंट, देखो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा, ये है बेसिकली टेंजेंट, tangent of a curve y is equal to fx at point x0, y0, ऐसे हम इसे रीड करेंगे। आप मेरी बात समझ रहे हो? ठीक है। अब आपको एक बात और समझ में आ रही है कि इस कर्व के कितने टेंजेंट हो सकते हैं? सर इनफिनिट में नहीं, क्योंकि कर्व के हर एक पॉइंट पर अलग अलग टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है। जैसे यहां पर ड्रॉ करना है तो सर ये इस तरीके का कुछ एक टेंजेंट होगा, अभी टेंजेंट उससे कुछ अलग है, कुछ एक डिफरेंट काइंड ऑफ एंगल बना रहा होगा। दूसरे शब्दों में ये टेंजेंट एक लाइन और वो लाइन एक अलग अलग है। तो अलग अलग तरीके से इस पॉइंट पर आप ड्रॉ करोगे, इस पर कुछ टेंजेंट इस तरीके का बनेगा, नीचे कहीं जाएगा। मैं ज्यादा नहीं बना रहा क्योंकि उससे हमारा मेन जो डायग्राम है वो थोड़ा डिस्टॉर्ट हो जाएगा, इसलिए मैं जो दिखाना चाह रहा हूं सिर्फ उसी को बना रहा हूं। तो आप मेरी एक बात तो समझ चुके होंगे कि सर जो हमारा कर्व है उसके डिफरेंट पॉइंट पर डिफरेंट टेंजेंट्स ड्रॉ किया जा सकते हैं। यहीं से हमारा गेम स्टार्ट होता है, यहीं से हमारा गेम चालू होता है। देखो हर स्ट्रेट लाइन की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है सर, वो है उसका स्लोप। हर स्ट्रेट लाइन की एक बहुत ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी है, वो है इसका स्लोप। या दूसरे शब्दों में समझो, अगर मैं आपको कल को कह दूंगा कि कैन यू प्लीज फाइंड द इक्वेशन ऑफ दैट टेंजेंट, ये जो दिख रहा है इसी की बात कर रहा हूं, टेंजेंट। अब स्पेसिफिक कर लेता हूं, विच इज पासिंग थ्रू, स्पेसिफिक कर दिया आपके लिए, विच इज पासिंग थ्रू, आपके लिए बिल्कुल स्पेसिफिक कर दे रहा हूं, पासिंग थ्रू पॉइंट P, थ्रू पॉइंट P विच इज x0, y0 एंड विच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट ऑफ द कर्व। ठीक है, यहां पे लिख दो, कोई टेंशन तो नहीं, ऑफ द कर्व y इज इक्वल टू f। अब जो मैं कहना चाह रहा हूं असल में इस पूरी कहानी का एक ही मतलब है कि आई नीड टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ दैट ब्लू कलर लाइन। मैं पूरी स्टोरी में जो मैंने लिखी हुई है मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूं कि आई नीड टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ दैट ब्लू कलर लाइन, बस इसके अलावा कुछ नहीं लिख रहा। उसको स्पेसिफिक करने के लिए कि सर ब्लू कलर लाइन का मतलब क्या,
y इज इक्वल टू एफ एक्स पे टेंजेंट ड्रॉ किया, लेकिन उसके तो बहुत सारे पॉइंट है, कहां पे ड्रॉ किया सर, एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट पॉइंट पर, स्पेसिफिक टेंजेंट होगा, दूसरा कोई हो नहीं सकता, ठीक है। अब ये क्या है, बेसिकली इट इज नथिंग, अब ये जो लिखा हुआ है दिस इज नथिंग बट व्हाट दिस, जो चीज निकालनी है वो असल में हमारी जनरल लैंग्वेज में क्या करना था काम, वो लिख देता हूं यहां पे। वी आर हियर इंटरेस्टेड टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट। अब मेरी बात सुनो, कोई भी लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए आपके पास दो इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए, या तो दो पॉइंट गिवन हो जाए जहां से वो लाइन गुजर रही है, या तो एक पॉइंट और एक स्लोप गिवन हो जाए। यहां ध्यान से देखो, एक पॉइंट तो गिवन है जहां से लाइन पास कर रही है, लेकिन लाइन सिर्फ एक ही पॉइंट से नहीं, एक दूसरी कंडीशन होनी चाहिए, वो देने का काम करेगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि आपने जस्ट, अगर आप थोड़ा भूले ना हो, आपको याद होगा मैंने पीछे आपको जस्ट बताया कि dy बाई डी एक्स का मतलब कहीं ना कहीं स्लोप टाइप का आया था। अब इसको डिफाइन करते हैं, देखो dy बाई डी एक्स का मतलब क्या है, इसका मतलब है स्लोप ऑफ द टेंजेंट। बहुत इंपॉर्टेंट बात लिख रहा हूं, कोई रटी रटाई बात नहीं लिख रहा, जो दिख रहा है वो लिख रहा हूं। स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ द कर्व y is equal to fx at point x नॉट कॉमा वाई नॉट। अगर मैं लिख देता हूं कि मैं dy बाई डी एक्स को फाइंड कर रहा हूं x नॉट कॉमा वाई नॉट पे, तो इसका मीनिंग ये होगा, पढ़ो इसे एक बार ध्यान से, मैं बताता हूं क्या लिख रहा हूं मैं। थोड़ा मैं सोच रहा हूं कर भी लूं, अच्छा चलो करके तो अलग से दिखा दूंगा, असल में कुछ भी नहीं हुआ, मैं दिखाऊंगा एग्जांपल से यार, आंखों से दिखेगा आपको, ऐसा थोड़े ना कि हवा में बात कर रहा हूं कुछ भी। देखो इस पूरी कहानी में कहा इतना ही जा रहा है कि जब भी आपको इस ब्लू कलर की लाइन का टेंजेंट निकालना है ना, जो फिलहाल ब्लू कलर की है, कुछ मत करना, आप जो कर्व दिया होगा y इज इक्वल टू समथिंग, एक बार ऐसे समझने की कोशिश करो, क्योंकि वैसे तो सबको समझ में आ ही जाएगा थोड़ी देर बाद, ऐसे समझ पा रहे हो तो आप मैथमेटिशियन हो, वैसे तो सबको समझ में आ जाएगा जो मैं दूसरी बारी में बताऊंगा, ठीक है, कोशिश करो। ये जो भी होगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ये वो सो कुछ भी होगा, उसका डेरिवेटिव कांट वी फाइंड इट, हम फाइंड कर सकते हैं सर, कर लेंगे। जैसे ही dy बाई डी एक्स निकलेगा, पॉइंट गिवन है हमारे पास, उस पॉइंट के x और y को उसमें प्लेस कर सकते नहीं कर सकते सर, कर सकते। जैसे ही करोगे ना, जो भी एक न्यूमेरिक वैल्यू निकलेगी ना, दैट विल बी द स्लोप ऑफ दिस लाइन, दैट विल बी द स्लोप ऑफ दिस लाइन। आपको मेरी बात ही समझ में नहीं आई? एग्जाम्पल ऐसी थोड़ा बना रखे लोगों ने, फिर एग्जाम्पल ऐसी थोड़ा बना रखे लोगों ने, समझाता हूं, चलो आ जाओ, ठीक है, एग्जाम्पल से समझ लेंगे, अब तो आ ही जाएगा समझ में। एक बार आप कोशिश करो कि ना आए समझ में, और मैं कोशिश करता हूं कि आ जाए समझ में, देखते हैं किसकी कोशिश कामयाब होती है, ठीक है, आ जाओ इधर। ये मान लेते कर्व है, शायद आप जानते होंगे ये पैराबोला है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई के फॉर्मेट का, क्योंकि मैंने अक्सर आपको कहा है कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई या वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, ये दोनों ही पैराबोला है। पैराबोला की खास बात 1:2 और 2:1 का रेशियो होता है, फिलहाल ऐसा समझो। इसमें x की पावर अगर कम है तो इसका मतलब पैराबोला x के अलोंग खुल रहा है, अगर y की पावर कम है तो पैराबोला y के अलोंग खुल रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही समझ लो, ये बहुत है, बहुत बढ़िया सर। तो कुल मिलाकर आप ये कहना तो नहीं चाह रहे सर कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई का फॉर्मेट है? बिल्कुल यही कहना चाह रहा हूं मैं, ठीक है। अच्छा एक बात बताइएगा, अगर मैं एक पॉइंट ले लेता हूं x इज इक्वल टू 1, यहां पर एक पॉइंट ले लेता हूं x इज इक्वल टू -1 फॉर एग्जाम्पल, यहां पर ये पॉइंट यहां कहीं जा रहा है, ये पॉइंट यहां कहीं जा रहा है, बेसिकली दोनों के दोनों -1 डालने पर -1 या +1 डालो x के प्लेस पे, y +1 ही मिलेगा, और दिख भी रहा होगा कि आपको ये 1 का पॉइंट होगा, तभी दोनों के लिए वो सेम टू सेम है, ठीक है। फिलहाल इतना समझ में आ रहा। मेरा काम सुनो पहले है क्या, मेरा काम ये नहीं है फालतू का जो मैंने अभी किया, ये फालतू का काम नहीं करता मैं, ये वाले हटाई दो, ऐसा करो अभी, क्योंकि जो काम है वही लिखेंगे, ये तो समझा रहा था बस, ठीक है। अब सुनो मेरा काम क्या है, मेरा काम क्या है कि आई एम इंटरेस्टेड टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन एट पॉइंट 1,1 ऑन द कर्व y इज इक्वल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। अब दिखाता हूं, देखो ये पॉइंट नजर आ रहा, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करो, कैसा होगा सर? ऐसा कुछ होगा। ब्लू कलर की लाइन दिख रही सबको? दिख रही सर, ये एक टेंजेंट है, दिस इज अ काइंड ऑफ टेंजेंट, आप समझ रहे हो, टेंजेंट है। नाउ इफ समवन इज सेइंग कैन यू प्लीज फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस ब्लू कलर लाइन, कोई बोल रहा है ये ब्लू कलर लाइन की आप इक्वेशन बता सकते हो? मैं बोलूंगा यार फॉर्मल वे में कहो ना, ये क्या ब्लू कलर क्या होता है, तो मैं बोलेगा इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। मैं बोलूंगा नहीं और रेक्टिफाई करो, अभी भी मजा नहीं आया, वो बोलेगा यार ठीक है यार अब तो इनके लिए करना ही पड़ेगा, वो प्रॉपरली लिखेंगे इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, क्योंकि बताना तो पड़ेगा टेंजेंट किस पे, टू द कर्व एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई और वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एट पॉइंट 1,1। सर ये 1,1 कैसे पता चला आपको? हमें ऐसे पता चला क्योंकि x इज इक्वल टू वाई पे जब हम देखेंगे कर्व कितना देगा, y की वैल्यू 1, तो कहीं ना कहीं दिस पॉइंट इज 1,1 समथिंग लाइक दैट। तो बेसिकली दे आर इंटरेस्टेड
they are interested to know the equation of tangent for the curve y x square is equal to y at the point 1,1 1,1 पॉइंट पर इस कर्व के आप एक टेंजेंट जो ड्रॉ करते हो उस टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, दे आर इंटरेस्टेड फॉर दिस। हेलो, बस बहुत समझ में आ गया सर, बात समझ में आ गई हमें, तो बस तो समझ में आ गई, बस इतना ही सा गेम है, ठीक है। सो हाउ वी कैन फाइंड इट, बेसिकली दिस इज व्हाट इक्वेशन ऑफ लाइन, सो वी विल डू व्हाट, नथिंग। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, बेसिकली दिस टेंजेंट इज नथिंग मोर देन अ लाइन, दिस इज द लाइन। So how we can find it, y minus y1 equal to m times of x minus x1, wow, ठीक है। और यहां पे पॉइंट दिस कैन बी एक्टेड एज x1, तो कुल मिलाकर y माइनस y1 के प्लेस पे 1 m माय डियर, आप थोड़ा ध्यान दो, अभी कुछ बताया था मैंने, मैं थोड़ा डायरेक्ट लिख रहा हूं, 1,1 वो x नॉट y नॉट जिस पॉइंट पर निकालना है, वहां पर जैसे ही आप dy बाई dx को जिस पॉइंट पर निकालना है, अभी बता दूंगा इसको मैं दोबारा से, x माइनस x1 जैसे समझ गए होंगे थोड़ा बहुत, y माइनस 1 इज इक्वल टू, अब dy बाई dx को कोने में आके सॉल्व करना, कोने में जाके dy बाई dx देखो, y कितना है x स्क्वायर, तो dy बाई dx कितना होगा 2x, ऐसे करना है प्रोसेस। अब ये सोचो ये क्या निकला, जब आपने लिखा है ना dy बाई dx, जैसे ही आप dy बाई dx निकाल लो, इसका मतलब बताएं क्या है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग स्लोप ऑफ द टेंजेंट्स ऑफ द कर्व y इज इक्वल टू x स्क्वायर इन जनरल। क्योंकि एक बात सोचो, इसमें कितने पॉइंट्स है, बहुत सारे हैं, ध्यान से प्लीज। कैसे पॉइंट, बहुत सारे, हर पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे अलग अलग बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। तो देखो ये भी वेरिएबल है, इसलिए इसका स्लोप वेरिएबल आ रहा है, स्लोप कोई फिक्स नहीं आ रहा कि 2 3 4 1 5 ऐसा कुछ फिक्स नहीं आ रहा, स्लोप इज वेरिएबल, इट इज कीप ऑन चेंजिंग। आप देखो स्लोप चेंज कर रहा है, स्लोप चेंज कर रहा है, क्यों, क्योंकि स्लोप x डिपेंडेंट है। अब आप देखोगे जैसे जैसे आपकी x की वैल्यू बदल रही है, वो पॉइंट्स ऊपर बदलते जा रहे हैं, और पॉइंट्स बदलते जाएंगे तो ऑब्वियसली उनके टेंजेंट्स का स्लोप भी बदलता जाएगा। इसीलिए उसने बहुत क्लियरली बोल दिया मैथ्स ने कि इन सबके टेंजेंट्स अलग अलग होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात। और ये बहुत ब्यूटीफुल बात और भी कह दे रहा है, ये भी कह दे रहा है कि अगर x ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव नंबर होगा, तो आपका स्लोप जो होगा टेंजेंट्स का वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। अगर आपका स्लोप लेस देन 0 होगा, तो आपका स्लोप हमेशा नेगेटिव आएगा। आपको यकीन नहीं आ रहा, देख लो इधर पे, देख लो प्लीज, ध्यान से देखो, थोड़ा पॉज करके सारी बातों को समेट के एक जगह अभी इस बात पे फोकस करो जो मैं बोल रहा हूं। क्या आपको नहीं नजर आ रहा कि अगर मैं इस पॉजिटिव तरफ पे, अगर मैं इस ग्राफ को ऑब्जर्व करूं, तो मैं जब भी कहीं कभी टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, इट इज मेकिंग एन एक्यूट एंगल। प्लीज ध्यान से देखो, दिस इज एन एक्यूट एंगल, ये क्योंकि ऐसे में 90 डिग्री होता है ना, ये पूरा नहीं समझ में आ रहा, इधर देखो, ये देखो, ये 90 डिग्री से कम एंगल बना रहा है, नहीं बना रहा, ना केवल ये, बल्कि इस पूरे रीजन में अगर आप ऑब्जर्व करोगे, m हमेशा आपका ग्रेटर देन 0 रहेगा। m इज व्हाट, dy बाई dx, dy बाई dx 100% पॉजिटिव रहेगा कितना अलग अलग रहेगा डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ x। सिमिलरली अगर आप इस पे आओ, जैसे इस पे ड्रॉ करके देखते हैं एक बार, रफली मैं रब कर दूंगा इसे थोड़ी देर बाद, सिर्फ देखो अभी इधर, ये देखो, देखा आप, देखो क्या ये टेंजेंट आपको दिख नहीं रहा कि इट इज मोर देन 90? यस सर, ऑब्ट्यूज। और ये यही बोल रहा है कि व्हेनेवर x इज लेस देन 0, m इज ऑलवेज लेस देन 0। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यहां पे इन सभी के लिए, जितने राइट हैंड साइड के कर्व में, आपका हमेशा स्लोप नेगेटिव ही रहेगा। ये बात पहले भी डिस्कस की थी इससे पहले चैप्टर में, दोबारा अभी करिए, अभी थोड़ा ब्रॉड वे में किए। m इज लेस देन 0 यानी स्लोप हमेशा नेगेटिव रहेगा। सर बहुत ब्यूटीफुली समझ में आई है बात, ठीक है। तो आपको बहुत कुछ समझ में आता है उस चीज से जो ऊपर लिखी हुई है, समझ में आ रहा, बहुत बढ़िया आ रहा सर। एक बारी के लिए सोच लो, x 0 हो जाए तो सर x 0 हो जाने पर स्लोप 0 आ रहा है, और स्लोप 0 आ रहा है, x 0 का मतलब तो सर ये पॉइंट है कि स्लोप 0, हाँ सर स्लोप 0, क्योंकि इस पर टेंजेंट खुद x एक्सिस है, और x एक्सिस इज मेकिंग एन एंगल 0 डिग्री विद इटसेल्फ, सो दैट्स व्हाई टेंजेंट ऑफ 0 विल गिव यू 0 एंड स्लोप इज इक्वल टू 0। आप शायद मेरी बातचीत समझ पा रहे होंगे, क्योंकि ये जो व्हाइट कलर की लाइन है, जो कि अभी के केस में x एक्सिस ही है, x एक्सिस का स्लोप कितना होता है यार? 0 तो होता है, क्योंकि स्लोप कहते हैं किसे, एक्स एक्सिस का कितना एंगल बना रही है कोई लाइन। अब कोई लाइन एक्स एक्सिस पे आके लेट गई तो कोई 0 डिग्री का एंगल बना रही है, यानी कि स्लोप 0 है इसका, कोई ढाल ही नहीं है इसके ऊपर, ठीक है। एक झूला ऐसे वो फिसल पट्टी होती थी बचपन में, वो नीचे गिर गई, अब क्या फिसल पट्टी खेलेंगे बच्चे? नहीं खेलेंगे, अब वो ग्राउंड लेवल पे आ चुकी है, प्लेन होगी, अब कोई मतलब ही नहीं रहा फिसल पट्टी का, ढाल ही नहीं है कुछ, ठीक है। तो फिलहाल अगर मुझे dy बाई dx निकालना था, इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर लेते, फिर जरूरत की बात बाद में कर लेंगे। अब मुझे देखो, अब मुझे ना 1,1 अगर ये y डिपेंडेंट भी होता, जो कि है नहीं, कभी हो भी सकता है, ऐसा मैं सोचना नहीं होता, कभी कभी आपका स्लोप x और y दोनों डिपेंडेंट होता है। ऐसे क्वेश्चन दिखाऊंगा आगे, एनसीईआरटी में मिल जाएंगे आपको, जैसे इलिप्स वगैरह। फिलहाल जैसे आप x को 1 डालोगे यहाँ पर, क्योंकि x डालने के लायक है, तो 2 1 2, x माइनस 1, डी यू विद दिस, y माइनस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 2, और 2x को वहीं रहने दो, y को इधर ले आओ, -1 -1 इज इक्वल टू 0। दिस इज व्हाट माय डियर,
ये ब्लू कलर लाइन की इक्वेशन निकल गई। अब छोड़ो, अब क्या बोलोगे यार, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकल गई। ऐसे ही है भाई, फिर हम क्या बताएं, अब निकल गई, आंसर आ गया आपका। आंसर लाना बड़ी बात नहीं, उस बीच में जो इतने सारे काम कराए ना मैंने वो इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, चीज़ें लिंक करने वाली होती है, लिंक करता हूँ इसलिए चीज़ें बढ़ जाती हैं, बोलना पड़ता है। अब अगर आप समझ नहीं रहे हो, आपको लगेगा कि मैं क्या क्या बोलने में लगा हूँ यार, लेकिन अगर आप सोच रहे हो तो आप बोलोगे यार सर मजा सा आ गया यार, आपने तो लिंक कर दी बातों को, बस वही फर्क हो जाता है। इसलिए कहता हूँ पढ़ा करो पीछे की चीज़ें, लिंक क्या करो। मैं ये नहीं कह रहा आपने 9th 8th 10th क्या क्या पढ़ा, आपने कुछ नहीं पूछ रहा, 11th भी नहीं पूछ रहा। मैं बोल रहा जितना मैंने पढ़ाया पिछले के 1-2 लेक्चर वो तो पढ़ो एटलीस्ट। ठीक है, अब आप ये पढ़ रहे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग तो नहीं भूल गए? क्या आप भूल तो नहीं गए इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग? मैं आपसे पूछूं कि क्या आप मुझे बता सकते हो इसका राइट हैंड साइड वाला पोर्शन इस पैराबोला का क्या है? सर इंक्रीजिंग इन नेचर है, क्योंकि जब मैं आगे जा रहा हूं एक्स बढ़ रहा है वाई बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग के लिए क्या कहता था मैं? dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0 कहता था नहीं कहता था? देखो सर देखो, लिंक्ड है बातें, लिंक्ड है बातें, अलग अलग नहीं है बातें, एक्सरसाइजेस अलग अलग नहीं है। क्या आपको नहीं लगता पीछे वाला जो कर्व है, आगे पीछे की तरफ जा रहा हूं एक्स घट रहा है लेकिन वाई लगातार बढ़ रहा है, अपोजिट रिलेशन डिक्रीजिंग फंक्शन, क्या आपको नहीं लगता कि डिक्रीजिंग फंक्शन में फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट बोलता है ये होना चाहिए? क्या आपको नहीं लग रहा कि ये है यहां पर सच में? अलग अलग तरीके से हमने चीज को देख लिया, अब इससे ज्यादा कुछ नहीं बोल सकते हम। चैप्टर का जो सोल होती है ना वो मैंने आपके हाथ में दे दी निकाल के। ठीक है, अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल में अभी आपको मन में आएगा कि सर नॉर्मल बताओ, अभी 2-3 बातें और बतानी है मैंने आपको, चिंता मत करो, मैं एक एक करके ला रहा हूँ चीज़ों को, कोशिश कर रहा हूँ यार अपनी तरफ से लाऊं। ठीक है, अब पता नहीं मेरी कोशिश तो खैर इस बात पर निर्भर करती है कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। नहीं आ रहा है समझ तो फेल हो गया मैं, फिर और क्या, एक्स वाई। ठीक है, बच्चा स्टूडेंट एक साल में एक दिन पास या फेल होता है ना, टीचर हर दिन फेल और हर दिन पास होते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया तो पास, नहीं आया तो फेल। ठीक है, और एक ही समय में पास और फेल दोनों भी हो सकते हैं, किसी बच्चे को समझ में आया तो पास, किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो फेल। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो यार मेरी बात सुनो, उसी एग्जाम्पल को दोबारा ले लेते हैं नॉर्मल के लिए। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तो था y इक्वल टू एक्स स्क्वायर था, सर था, बहुत बढ़िया था, वही एग्जाम्पल सेम टू सेम एग्जाम्पल। और तो और छोड़ो यार, आप मैं सेम टू सेम ही ले लेता हूं यार सर, लो 1,1। वाह सर वाह, मजा आ गया सर आपको देख के। 1,1 है ये, 1,0 था ये। ठीक है, 1,0 था ये। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, आपने देखा कि ये क्या था? दैट वाज इक्वेशन, ये टेंजेंट था, ये टेंजेंट था। नॉर्मल किसे कहते हैं? नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल इज अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एंड पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट फ्रॉम वेयर द टेंजेंट इज पासिंग। अब इसका मीनिंग ये होता है कि एक लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, टेंजेंट पे परपेंडिकुलर लाइन दिख रही है आपको, क्या ये नॉर्मल है? नहीं सर, टेंजेंट पे परपेंडिकुलर हो और दूसरी कंडीशन की उसी पॉइंट से पास कर रही हो जहां से टेंजेंट पास कर रहा है, या टचिंग पॉइंट से पास कर रही हो, तो फिर सर आप समझ में आने लग गया मुझे कि ये दैट विल बी द नॉर्मल। हेलो सर, समझ में आ गया। इसका मतलब क्लियरिटी है कि नाउ दिस ब्लू कलर लाइन इज अवर नॉर्मल। प्रॉब्लम तो नहीं है सर, अब ब्लू तो पीछे भी थी अभी भी है, ऐसा तो नहीं बोल रहे कहीं? अच्छा, तो कुल मिला के आपको शायद समझ में आ गया होगा कि हमारे पास दिस इज नाउ व्हाट इज अ नॉर्मल, वी आर कॉलिंग इट एज अ नॉर्मल। ये वाला वैसे टेंजेंट है, इससे रेफरेंस नहीं है मेरा, लेकिन चलो दे दिया ताकि आपको क्लियरिटी है। ठीक है, अच्छा अब खुद सोचिए प्लीज, व्हाट इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल? फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज नॉर्मल? नॉर्मल इज अगेन अ लाइन, हमें कुछ भी नहीं करना, वी आर अगेन इंटरेस्टेड टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, सेम थिंग सेम प्रोसेस। ठीक है, अब हम बोलेंगे कि यार इक्वेशन ऑफ लाइन y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस x1। चीजों को थोड़ा जनरल बना दें। वैसे मैं चाहता तो यार वो पीछे वाला जो, क्योंकि जनरल कर्व ये था ना, ये एक जनरल कर्व टाइप की चीज है वैसे ना, ये जनरल है, तो आप इसे हो सके तो इसे भी थोड़ा जनरली समझ लो, इसकी इक्वेशन को y इक्वल टू fx टाइप मान लो। मतलब मैं कुल मिला के कहना चाह रहा हूं कि इसी में ग्राफ में दिखा देता हूं आपको मैं क्या। जैसे अगर मैं जनरल करना चाहूं, एग्जाम्पल दे दूंगा मैं पीछे, मैं 1,1 नहीं बोलता, जनरल के लिए x0 y0 बोल देता हूं। ठीक है, जनरल के लिए मैं इसे y इक्वल टू fx बोल देता हूं। शायद आप मेरी बातों से इत्तेफाक रख पा रहे होंगे, हाँ आप समझ पा रहे होंगे आखिर करना क्या चाह रहा हूं मैं। ठीक है, मैंने जनरल कर दिया x0 y0। अब देखिएगा प्लीज, देखो ये भी तो अल्टीमेटली कहां से पास कर रहा है सर? y0, इसके लिए भी ये हो गया, x माइनस x0 इसके लिए हो गया, यहां पे स्लोप ऑफ नॉर्मल आएगा, बस इतना, यही तो कहानी बनी है ना। अगर यहीं पे कोई मेरे से बोल दे रहा होता, कोई मेरे से बोल दे रहा होता कि इक्वेशन ऑफ इस बारी में टेंजेंट लाइन निकालो, कोई कह दे रहा होता, तो मैं क्या करता? मैं बोलता y माइनस y1 बराबर m ऑफ, सॉरी y0 ही होता वो भी, क्योंकि सेम पॉइंट से जा रहे हैं नॉर्मल और टेंजेंट, mt। बस आप शायद फर्क समझ पा रहे होंगे
कि फर्क दोनों में सिर्फ इतना मात्र है कि एक में स्लोप टेंजेंट का होगा, एक में स्लोप नॉर्मल का होगा, क्योंकि ऑब्वियस बात है, दिख रहा है। क्योंकि ये जो व्हाइट कलर की लाइन फिलहाल डॉटेड लाइन है, ये कुछ डिफरेंट स्लोप बनाएगी, इवन ये एक एक्यूट एंगल बना रही है, जबकि नॉर्मल वाली लाइन एक ऑब्ट्यूज एंगल बना रही है। अगर आप देख पा रही हो आपकी आंखें अगर, ठीक है, बस इतना सा गेम होता है। समझ में आई तो नहीं बात कहीं सर? थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा है, वैसे आप क्या रहे, लेकिन थोड़ा थोड़ा आ रहा है, थोड़ा थोड़ा। अब एक बात बताऊं आपको, बताऊं बात, एक स्ट्रेट लाइन की एक बात जो आपको दोबारा से अब लिंक करता हूं, जानबूझ के पहले नहीं बताई थी क्योंकि अब उसका रेफरेंस है। देखिएगा, मान लेते हैं ये एक लाइन है, इसका स्लोप m1 है, मान लेते हैं दूसरी लाइन है, इसका स्लोप m2 है। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन सिंपल देखो, इफ़ लाइन 1 इज पैरेलल टू लाइन 2, जैसे इस केस में फॉर एग्जांपल, दिस इंप्लाइज m1 बराबर m2। ये एक ऑब्वियस बात है, शायद आपको समझ में आ रही होगी। नहीं आ रही सर? नहीं आ रही? अच्छा, दिखा देता हूँ। सोचिएगा कि एक लाइन है, दिस इज मेकिंग 30 डिग्री एंगल विद एक्स एक्सिस। इस लाइन के पैरेलल लाइन बनाओ सर, ये बनेगी जैसे, तो क्या मैं क्या कहूँ, ये 60 डिग्री है? नहीं सर, ये 30 डिग्री है, तभी तो पैरेलल कह पाओगे आप। और अगर एंगल सेम है तो स्लोप सेम होंगे, क्योंकि tan थीटा से। समझ रहे हो? हाँ, इसका मतलब सर अगर दोनों की दोनों लाइनें आपस में पैरेलल है तो बेसिकली देयर इज ओनली अ मीनिंग कि इसका एक ही मतलब है कि स्लोप दोनों के बराबर होंगे अगर लाइंस पैरेलल है। बहुत इंपॉर्टेंट। नाउ अनदर थिंग, इफ L1 is perpendicular to L2, this means M1 into M2 बराबर नेगेटिव का 1। ये चीज़ ना आपको मैं अभी प्रूव नहीं करवा रहा, ठीक है, कि क्यों होता है। अगर आप मेरी बात पे भरोसा करते हो तो कर लो, नहीं है तो क्लास 11th मैथमेटिक्स स्ट्रेट लाइंस मैंने प्रूव वगैरह सब जगह करा रखा है, आप देख लो। अभी मुझे लग नहीं रहा कि रेफरेंस है प्रूव कराने का, इसलिए नहीं करा रहा, ठीक है। अभी मैं सिर्फ बता देता हूँ आपको मतलब क्या है। इसका मतलब है कि व्हेनेवर लाइंस आर सच दैट कि एक लाइन L1 ऐसी है, लाइन L2 ऐसी है, इफ दे बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो इसका जो स्लोप होगा और जो इसका स्लोप होगा, दे आर रिलेटेड विद दिस इक्वेशन। यानी कि इन शॉर्ट में दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा, ठीक है। क्यों आया इसका जिक्र? यही इंपॉर्टेंट, अपनी कहानी का हीरो यही है। क्यों है सर हीरो? कहाँ पहुंच गया भाई मैं? वो भाई मैं कहाँ पहुंच गया? अच्छा, आगे चले गया था मैं यार, भाई आगे चले गया था मैं, ठीक है। हाँ, तो कुल मिला के आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो, नहीं आया ऐसा समझ में तो नहीं आया, अब आ जाएगा। देखो, आप क्या नहीं समझ पा रहे कि अगर ये टेंजेंट लाइन है तो नॉर्मल लाइन कुछ इस तरह की है। मतलब कुल मिला के कहानी में सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि दोनों आपस में परपेंडिकुलर की डेफिनेशन यही है। तो क्या आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि फिर उस हिसाब से MT और MN का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होना चाहिए? क्योंकि अभी मैंने बताया पीछे, भले ही मैंने आपको लॉजिक नहीं बताया इसका क्यों होता है, लेकिन मैंने कहा कि आप मेरे पे भरोसा करते हो, चेक करना चाह रहा आज, ठीक है। आज चेक करना चाह रहे हैं हम, करते कि नहीं करते अब हम पे भरोसा। अब कुल मिलाकर के आप मुझे वो बताओ, क्या मुझे M of N निकालना है? क्या बोलूंगा? नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ MT। और क्योंकि अगर आप थोड़ा बहुत मेरी बातों को सुन रहे होंगे, मान लेता हूं सोए नहीं होगे, आप सुन रहे होगे, तो आपको शायद ये याद होगा कि MT ऐसे निकाला जा रहा था अभी तक। तो क्या आप नहीं समझ पा रहे कि MN निकालना बिल्कुल भी मजाक नहीं चल रहा? अब dy/dx x0 y0, बस हो गई कहानी खत्म, कहानी खत्म हो गई। बस दिस इज व्हाट माय डियर, दिस इज द स्लोप ऑफ द नॉर्मल। वेराज M of t कितना था? dy/dx एट x0 y0। पूरे नोट्स दे दूंगा आपको, डोंट वरी, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। समझ में तो नहीं आ रहा? तो सर समझ में तो आ ही गया वैसे। अब इतना बोलोगे, हल्ला मचाओगे, नहीं भी आया होगा तो आ ही जाएगा। बोलेंगे नहीं आया तो दोबारा शुरू हो जाओगे आप, अच्छा अभी बोल देते हैं आ गया, ठीक है। तो कुल मिला के होता है। आपको समझ में आ रहा है? पूरी कहानी में कुछ नहीं करना। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, बात खत्म करते हैं यार, छोड़ो ना यार, ठीक है। वही एग्जाम्पल ले लेते हैं, फटाफट से बात खत्म करते हैं, ठीक है। बात को क्या कर रहे, फिनिश, ठीक है। हटा सावन की घटा, बत्ती बुझा और सो जा, ठीक है। चलो देखो, ये कुल मिलाकर के हमारे पास 1,1 पॉइंट आ गया। फॉर एग्जांपल एक ले लिया, y इज इक्वल टू x² टाइप का हो गया। एक जनरल सा एग्जांपल ले रहा हूँ। इफ समवन इज सेइंग कि यार भाई एक काम करो, आप ना ये भी बता दो, ये बेसिकली टेंजेंट है। टेंजेंट की क्वेश्चन तो वैसे हमने निकाल दी है, ये आप निकाल दो। ये नॉर्मल की क्वेश्चन है, वैसे हमने टेंजेंट निकाल दिया था। ये नॉर्मल है, नॉर्मल परपेंडिकुलर का। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, मैं सिर्फ प्रोसेस लिख रहा हूँ, मैं निकालूंगा नहीं इसको क्योंकि टेंजेंट सेम टू सेम निकाला हुआ है सेम कर्व के लिए, बस मैं प्रोसेस लिख रहा हूँ। y माइनस y1 बराबर m टाइम्स ऑफ x माइनस x1। ये किसी भी लाइन की क्वेश्चन होती है, बहुत स्क्रैच से लेके आया हूँ आपको मैं चीज़ों पे यार, मेरी मेहनत काम जरूर आनी चाहिए प्लीज़ यार, है ना। बता देना, ठीक है। ऐसे मेरा मन भी नहीं करता बोलने का कि लाइक कर दो यार, हम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं यार, लाइक यार तो छोटी छोटी सी बातें होती है यार, लेकिन आप कैसे हो ना, फिर भी नहीं करोगे ठीक है। तो dy/dx ऐसे करते हैं, प्रमोशन देखो, पता भी ना चले आपको और प्रमोशन भी हो जाए। 1,1 x माइनस x1
y माइनस वन बराबर dy बाई डी एक्स, इस केस में कितना है, dy बाई डी एक्स बराबर हो गया सर 2x। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स हमें निकालना था कहाँ पे, 1,1 पे, तो 2x को निकालना है 1,1 पे। मैंने तो बोला था कि नहीं कराऊंगा, लेकिन करते करते हो ही गया। y माइनस वन बराबर 2 टाइम्स x माइनस वन। अभी से आप खोल देना, जो कर दोगे कर देना। ठीक है, बस मैं इतना ही कहना चाह रहा हूँ इस केस में। अगर आपको कोई बोलता है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है, हाउ यू कैन फाइंड इट। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे निकलेगा सर, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए आप सेम काम करोगे, y माइनस वाई वन बराबर m ऑफ नॉर्मल x माइनस एक्स वन। इस केस में अगर आप देखेंगे y1 x1 कौन है, 1 है, बस ये क्या हो जाएगा, निगेटिव 1, निगेटिव रेसिप्रोकल, बस निगेटिव रेसिप्रोकल। देखो वो 2 आया था, ये निगेटिव 1/2 हो जाएगा, निगेटिव रेसिप्रोकल x माइनस वन। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपके लिए छोड़ देता हूँ, ये आप करोगे। ठीक है, समझ में आ गई आपको बात, आ गई सर। क्योंकि जो इंपॉर्टेंट बात थी ना वो मैंने फुल एंथुसियाज्म के साथ बोल दिया, फुल एनर्जी के साथ बोल दिया, जो कुछ बोलने लायक था। अब आते हैं क्वेश्चन छोटा सा। मैंने देखो मेरी बात अगर आप थोड़ी बहुत मानते हो ना, अगर आपको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है कि सर समझ में आ रहा है, आप जो बोलोगे हम वो कर लेंगे, अगर आप ऐसा वाले हो तो यार अगर ऐसा मौका मिला है तो सबसे पहले तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ वो कर लें, क्योंकि आपने कहा कि आप वो कर लेंगे। अभी सेकंड बात पे हम आते हैं। सेकंड बात ये है कि ना आप ना प्लीज़ एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 6.3 कर लेना यार। वो ना हो सकता है आपकी चेंज हो गई, एक्सरसाइज नंबर वगैरह बदल गया हो, देख लेना। एक्सरसाइज 6.3 की मैं बात कर रहा हूँ, जिस पर टेंजेंट और नॉर्मल के क्वेश्चन है। इतने प्यार से वो एक्सरसाइज को ले जाते हैं ना, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा, एकदम बेसिक से ले जाएंगे आपको, अच्छे लेवल पे ले जाके खड़ा करते हैं आपको, सच में यकीन मानो। अब लेकिन मैं जंप कर रहा हूँ, मैं नहीं ले जा रहा इतनी प्यार से, ठीक है ना, क्योंकि मैं ले जा चुका हूँ जितने प्यार से ले जाना था। ठीक है, अब तो बिल्कुल मैं यहाँ पर आ गया, एकदम से मैं ऐसे ठीक ठाक से क्वेश्चन पे आ गया हूँ। ठीक है, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन था वो मैं रख दे रहा हूँ, क्योंकि मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि एनसीईआरटी की तो आप करोगे ही करोगे। ठीक है, फाइंड द कंडीशन फॉर द कर्व। एक कर्व दे रखा है। अब देखो फायदा क्या होता है, फायदा बताऊँ क्या होता है इन चीज़ों को पढ़ने का। क्योंकि देखो जो हमने पीछे एग्जाम्पल पढ़े उनमें तो आप देख भी पा रहे थे कि हाँ सर दिख रहा है कि स्लोप पॉजिटिव, टेंजेंट, एक्यूट, ये वो सो दिख भी रहा था बहुत कुछ। अब दिखेगा नहीं, क्योंकि धीरे धीरे ऐसे कर्व देंगे जिनको बनाना नहीं आपको आता। एक बार आप बोलोगे सर ये तो हमें आता है, पर बोला है, लेकिन कुछ भी वो दे सकते थे जो आपको नहीं आता। तो फिलहाल फिर भी हमें इस बारी में आता है, जैसे एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर नहीं आता आपको, कैसे बनता है। ठीक है, तो लेकिन हम फिर भी क्वेश्चन कर लेंगे। अब आएगा ना मजा, क्योंकि जहां तक हमें दिख रहा था वहां तक फॉर्मूले ने बताया कि भाई मैं सही हूं, भरोसा कर लो। अब हम फॉर्मूले बोल रहे हैं, आप पे भरोसा कर रहे हैं, प्रोसेस हम बोल रहे हैं, हम आप पे भरोसा कर रहे हैं, प्रोसेस पे। ठीक है, अब हमें नहीं आता इक्वेशन वगैरह, लेकिन हमें प्रोसेस फॉलो करेंगे, आ जाएगा। फाइंड द कंडीशन फॉर द कर्व टू कट ऑर्थोगोनली। ऑर्थोगोनली का मतलब होता है कि दो कर्व आपस में ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं, 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं, इसका इतना ही मतलब होता है। कर्व लाइन कट कर रही है, दिख रहा है। कर्व कट करने का मतलब पहले समझ लो, फिर उसके बाद आगे की चर्चाएं करते हैं। देखो यहीं कहीं पे दिखा देता हूं, ये कर्व है, एंड इफ देयर इज अनदर कर्व, अब इस कर्व पे एक टेंजेंट होगा, लाइक समथिंग लाइक दैट, और उस ब्लू वाले पे भी एक टेंजेंट होगा, समथिंग लाइक दैट। अगर ये ब्लू और येलो दोनों परपेंडिकुलर हो गए टेंजेंट्स दोनों के, तो हम कहेंगे कि ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं, ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं। आप मेरी बात समझ तो नहीं पा रहे? समझ रहे सर, हम समझ रहे हैं आपकी बात, बस इतनी सी बात थी फिर यार, और क्या कहें। ठीक है, अब करते हैं आगे की बातें, चर्चाएं शुरू। कभी कभी तो मैं यही भूल जाता हूँ चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं हम। अच्छा कैलकुलस, मेरे दिमाग में चल रहा हम 3D ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, वो पता नहीं ऑर्थोगोनली से फिर मैं वहाँ पहुँच गया था ना, अभी बीएससी मैथमेटिक्स पढ़ाई थी ना हाल ही में, वहाँ पहुँच गया था मैं। फाइंड द कंडीशन फॉर द कर्व टू कट ऑर्थोगोनली। तो देखो कुछ भी नहीं है यार, मान लो, अच्छा डायग्राम भी बढ़िया बन गया है। इस कर्व को कुछ C1 टाइप कर्व कह लो, उसको C2 टाइप कर्व कह लो, तो ये वाला C1 हो गया, ये वाला C2 हो गया। ठीक है, बस इतनी सी बात, यहीं पे निपट भी गए हम। चले ठीक है यार, ठीक है, हमें कंडीशन निकालनी है वो सो। आपको पता है क्या कहना चाह रहा है, बोल ले बस यार कंडीशन निकाल दो, यानी इसका स्लोप और इसका, क्योंकि ऑर्थोगोनली का मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब यही तो हुआ कि यार भाई उसका स्लोप और उसका स्लोप आपस में परपेंडिकुलर, यही तो कहीं ना कहीं कहना चाह रहा हूँ, लाइन आपस में परपेंडिकुलर। कुल मिला के मैं कहना चाह रहा हूँ M1 M2 बराबर -1, यही तो कहना चाह रहे हैं ना यार ये। ठीक है, आप हो सके तो यहाँ पर कुछ और लिख देना, मतलब टेंजेंट T1 परपेंडिकुलर टू T2, क्योंकि दोनों के टेंजेंट्स परपेंडिकुलर, ऐसा टाइप। भाई इतना ही करना है। अब आपको जब पता है पहला वाला कर्व पता है आपको, तो कांट यू फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट सम पॉइंट, लेट्स से x0 y0 पे। कुछ मत करो, dy/dx निकाल दो। देखो चलो 2x, a स्क्वायर कांस्टेंट है वो नीचे रहेगा, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x इतना ही होगा, y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, लेकिन dy/dx क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं, लेकिन b स्क्वायर कांस्टेंट है वो नीचे का नीचे पड़ा रहेगा, 1 का डेरिवेटिव 0 क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, 2
निकल के बाहर चले जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। वाई वाई डैश अपॉन बी स्क्वायर। सर ये क्या कर दिया आपने अजीब सी चीज, डी वाई बाई डी एक्स को मैं वाई डैश बोल देता हूं थोड़ी देर के लिए, ऐसे ही हम कहेंगे आगे फ्यूचर में भी। तो कुल मिलाकर के वाई वाई डैश अपॉन बी स्क्वायर बराबर सर एक्स अपॉन ए स्क्वायर हो गया। लेकिन सर हमें तो वाई डैश निकालना है, तो उठा पटक कर दो, बी स्क्वायर को वहां भेज दो, ए स्क्वायर नीचे था, ये एक्स वहीं था, वाई को नीचे ले आओ। वाह सर क्या फॉर्मेट बनाया आपने, तो जबरदस्त हो यार। ठीक है, वन इक्वेशन ऐसे ही करना पड़ता है भाई, अपने को सेल्फ मोटिवेट करना पड़ता है, आप तो करोगे नहीं कुछ, है ना। अभी तो कैमरे के सामने हम, आपको तो लग रहा होगा कि आपको पढ़ा रहे, लेकिन अकेले अकेले लगा हुआ बेचारा मैं। ठीक है, समझ में आ गया। पहले वाले बेसिकली दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग मोर देन स्लोप ऑफ कर्व C1 कहा था मैंने उसे, C1। ठीक है, अब इस सेम वी विल फॉलो द सेम प्रोसेस विद द सेकंड कर्व xy equal to c square. Just take the derivative both of these side, apply the product rule. First function derivative of second function plus second function derivative of first function constant का 0. उसके बाद x y dash plus y equal to 0, y dash equal to negative y by x, ये हो गया। अब ये क्या निकला, इन जनरल हमने निकाल दिया। लेट से इफ वी आर सेइंग कि यार हमने निकाला इसे किसी पॉइंट x नॉट कॉमा वाई नॉट पर, किसी पॉइंट मान लेते हैं पॉइंट x नॉट कॉमा वाई नॉट, एक बारी के लिए समझ लो, तो उस समय इसकी वैल्यू हो जाएगी x नॉट, इसकी वैल्यू हो जाएगी y नॉट यहां पर, इसकी अब आप समझ रहे होंगे, जैसे मैं पीछे कह नहीं रहा था कि डेरिवेटिव कभी कभी x और y दोनों पे डिपेंड करता है, दिख रहा होगा आपको, y पे भी x पे। फिलहाल हमें कोई मतलब नहीं इन सब चीजों से, हम मुंह माया से बहुत दूर हैं। हमें सिर्फ इतना पता है कि फॉर द कंडीशन व्हेन दीज टू कर्व्स आर कटिंग ऑर्थोगोनली एट दैट टाइम, इसका स्लोप और इसका स्लोप दोनों के दोनों क्या होंगे। अब इनको ना कुछ अलग सा तो नाम समझ रहे हो आप, क्योंकि ये बेसिकली एक तरह से ना ये m ऑफ C2 है, ठीक है, और ये MC1 है, तो बेसिकली हम समझ गए कि हम MC1 MC2 को दोनों का अलग अलग रिप्रेजेंट कर लेना। y डैश एक जैसे लग रहे होंगे भले ही आपको, -1 होना चाहिए बस, इसका मतलब दोनों का मल्टीप्लाई कर दो -1, दोनों का मल्टीप्लाई शुरू हो जाओ यार, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एक्स नॉट वाई नॉट, और उसके बाद वो वाला भी इससे मल्टीप्लाई होवे जाएगा, और वाई नॉट एक्स नॉट विद इक्वल टू नेगेटिव का 1, और नेगेटिव आया था इसका भूलिएगा मत। आई थिंक स्टूडेंट्स यहाँ तक की कहानी समझ में आएगी, थोड़ा बहुत इंटरेक्शन बीच में आपको लगा होगा अजीब सा क्या क्या हो गया, ठीक है, कुछ हो गया था लेकिन ठीक है ना, ऐसा हो जाता है यार, क्या करें। और मैं था कहाँ पे वैसे, हाँ तो मैं बस खत्म ही कर रहा था मुद्दे को, ये माइनस माइनस कट गया तो कुल मिलाकर ही कट गया, ये वाई नॉट ने इसको उड़वा दिया, इसने उसको उड़वा दिया, कुल मिला के बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर आ गया, ये माइनस माइनस कट गए थे। ठीक है, तो इस तरह की कुछ एक कंडीशन मेरे पास निकली है हाथ में, आप देख लेना अपने अकॉर्डिंग क्या हो रहा होगा। फिलहाल निकल गया आंसर जो कुछ है, ठीक है, फिलहाल तो ऐसे ही निकला है, ठीक है ना। तो इस तरह से कंडीशन आ गई ऑर्थोगोनैलिटी की। आगे बढ़ना है मैक्सिमम मिनिमा की तरफ, आगे क्या बढ़ना है मैक्सिमम मिनिमा की तरफ, अपना नेक्स्ट टॉपिक व्हाट डू वी मीन बाय मैक्सिमम मिनिमा, उसे हम समझ रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत अच्छे तरीके से हम इसे कवर कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि हम सब कुछ अच्छे से कर रहे होंगे। एक बार मैं बीच में हल्का सा बाहर निकल के देख लेता हूँ कि क्या सब कुछ सही चल रहा नहीं चल रहा। हेलो कंप्यूटर महाशय, हेलो 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 हेलो, कंप्यूटर महाशय ने बोला कि सब कुछ सही चल रहा है। वैसे सर आप सब कुछ सही तो चल रहा है, हाँ ठीक है सही है, अब स्टार्ट कर। देखो मैक्सिमम मिनिमम को हम पढ़ने जा रहे हैं कि व्हाट डू वी मीन बाय मैक्सिमम मिनिमम में होता क्या क्या, कहानी में क्या क्या होता क्या है आखिर, ठीक है। तो मैक्सिमम मिनिमम बहुत सिंपल सी चीज होती है वैसे तो देखा जाए, ठीक है। आप प्लीज एक्सरसाइज कर लेना, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज कर लेना, सब कुछ कवर हो जाएगा। मैंने कॉन्सेप्ट आपको दे दिया, जितना कॉन्सेप्ट करने के तुरंत बाद क्वेश्चन करोगे तो समझ में आ पाएंगे, उसके बाद करोगे तो फिर कोई गारंटी नहीं है। मेरे कॉन्सेप्ट टेम्परेरी टाइप के होते हैं, शुरुआत में थोड़े टाइम तक ही टिकेंगे आपके दिमाग में, ज्यादा नहीं टिक सकते, ठीक है। एक बार क्वेश्चन कर लिए फिर वो परमानेंट हो जाते हैं। इधर देखो, आप देखिएगा प्लीज ध्यान से, इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, देखो देखना ध्यान से, आप देखिएगा, आपको ये दिख रहा कुछ, ये कुछ दिख तो रहा होगा, कुछ तो दिखा होगा यार, ऐसी ऐसी थोड़ी ना बात है कि कुछ तो नहीं, कुछ भी नहीं दिखा, कुछ तो दिखाई होगा, दिखा सर, कुछ तो दिखाई है। देखो मैं आपको एक बात बताना चाह रहा था असल में, अगर आप बुरा ना माने तो, ऐसा कुछ है, ठीक है। इसमें ना एक स्पेसिफिक चीज है इस कर्व में, देखो आप अगर ये पॉइंट पे ऑब्जर्व करोगे ना, जैसे लेट से मैं इसे x इक्वल टू C1 कह देता हूं, इस पॉइंट पे अगर आप देखोगे ना तो यार एक खास बात है, यहां पर कर्व जो भी है, मान लेते हैं इस कर्व का नाम y इक्वल टू fx है, ये कर्व यहां पर अपनी मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। मतलब ओवरऑल नहीं बात कर रहा, लेकिन अड़ोस पड़ोस में बात कर रहा हूं, अपने अड़ोस पड़ोस में एक मैक्सिमा दे रहा है। मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर आप इसके राइट लेफ्ट हैंड साइड में आओ तो वैल्यू कम हो जाएगी, कम 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 हो रही है, राइट हैंड साइड में भी वैल्यू कम 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 हो रही है। तो ये अपने आसपास यानी निबरहुड में अपने मैक्सिमम वैल्यू रख रहा है, इसे हम लोकल मैक्सिमा या अभी के लिए मैक्सिमा कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मैक्सिमा कह सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है।
जिस पॉइंट पर ही अपनी मैक्सिमम वैल्यू दे रहा होता है उसे क्रिटिकल पॉइंट हम कह देंगे। क्रिटिकल पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं बहुत कॉन्सेप्चुअली बातों को समझा रहा हूं, प्लीज समझना। इस क्रिटिकल पॉइंट को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी कह सकते हैं। आप मेरी बात समझ रहे हो? कैसे समझ रहे हैं सर? ऐसे ही करके जो घटना वहां घटित हो रही है उसी प्रकार की घटना यहां पर भी घटित हो रही है, लेकिन ये पॉइंट x इज इक्वल टू समथिंग एल्स, x इज इक्वल टू C2 है। इस C2 के इधर या उधर जाओगे, लेफ्ट या राइट में, वैल्यू कीप ऑन इंक्रीजिंग, वैल्यू बदल रही है, बढ़ रही है। ऊपर जाने पर राइट हैंड साइड जाओगे वैल्यू बढ़ रही है y की, यहां जाओगे y बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं ये वो वैल्यू है जो कि मिनिमम वैल्यू है अपने अड़ोस पड़ोस में, बिल्कुल मिनिमम। इसीलिए दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग दैट थिंग एज अ मिनिमा। और इस पॉइंट को हम कहेंगे, ये भी क्रिटिकल पॉइंट है। बेसिकली इस क्रिटिकल पॉइंट को अभी के केस में हम कह सकते हैं दिस क्रिटिकल पॉइंट इज नथिंग मोर देन अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, वो पॉइंट जिस पर हमें मैक्सिमा अटेन हो रहा है। एंड दिस इज व्हाट अ पॉइंट वेयर वी आर अटेनिंग अ मिनिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। हेलो, ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है, वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा था, ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है। मैक्सिमा कौन है असल में? अरे यार कंफ्यूज तो नहीं हो रहे आप? जब मेरा छोटा बच्चा था ना, जब मैं 11वीं में था करीब करीब, मैंने पहली बार ये टर्म सुना था अपने एक दोस्त के मुंह से। डायरेक्टली मुझे तो नहीं कह रहा था, दो दोस्त आपस में बात कर रहे थे, स्कूल आने का टाइम हो रहा था, असेंबली में जाने का टाइम हो रहा था। उसने नया नया सुना था, होता ही है ना 11वीं में बच्चे पहुंचते हैं, नई नई चीज़ें सुनने को मिलती हैं उन दिनों, क्योंकि 10th में कैसा रहता है, तो 12th में नई। तो उसने किसी भाई बहन या किसी की बड़ी की किताब पढ़ ली थी अपने, मैक्सिमा मिनिमा बोल रहा है यार। मुझे तो वर्ड ही सुनने में बड़ा फैसिनेटिंग लगा यार। मैंने तो पहली बार जब मैक्सिमा मिनिमा सुना, मैं तो उतने में भाई एकदम मतलब फ्लैट, मैंने तो सुन के ही मजा आ गया। मैंने कहा यार नाम ही ऐसा है तो टॉपिक कैसा होगा, ठीक है। पता नहीं अब आपको नॉर्मल सा लगता होगा, लेकिन मुझे वैसा लगा था उसमें। ठीक है, अब जो भी है, खैर ये जो चीज है ये मैक्सिमा है, ये जो आपको ऊपर दिखाई दे रहा है मैक्सिमा, मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वाई। दिस इज व्हाट मिनिमम। और किस पॉइंट पर मैक्सिमा आया वो एक्स है, किस पॉइंट पर मिनिमा आया वो एक्स है। शायद समझ में आ गया होगा। अब धीरे धीरे करते हैं ना, रुक तो जाओ यार, आप रुकते तो हो नहीं यार, बस भागने की पड़ी रहती है। चलो देखो, इस पॉइंट की खास बात है, आपको पता भी नहीं होगा, बताऊं? देखो, आप एक टेंजेंट ड्रॉ तो करो, उसके ऊपर एक कर दिया सर, क्या लग नहीं रहा आपको पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस है? लग रहा है सर। क्या आप ये नहीं कह सकते कि सर अगर ये पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस है तो बेसिकली यहां पर स्लोप 0 है? और स्लोप सर होता क्या, अभी तुमने पढ़ा कि उस कर्व पे dy बाई डी एक्स निकालना होता है, जिस भी पॉइंट पे आप निकाल लो। ये पर्टिकुलरली निकल रहा है x इज इक्वल टू C1 पॉइंट पर, तो मैं सिर्फ x इज इक्वल टू C1 लिख देता हूं, ताकि जब जरूरत पड़े y निकालने की भी तो मैं x इज इक्वल टू C1 को यहां डाल दूं, fx में निकल जाएगा y भी। शायद आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। कुल मिला के मेरा ये कहने का बहुत मतलब आपको एकदम समझ में आ रहा होगा, पिछली एक्सरसाइज जो अभी हमने पढ़ी जस्ट, कि ये बता रहा है स्लोप ऑफ दिस कर्व y इज इक्वल टू fx में, ये बता रहा है टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ द कर्व y इज इक्वल टू fx एट पॉइंट x इज इक्वल टू C1। तो बहुत क्लैरिटी कि वो व्हाइट कलर के लाइन के टेंजेंट की बात कर रहा है, वो 0 होगा, वो लिखा हुआ टेंजेंट का स्लोप 0 होगा, वो लिखा हुआ। ठीक है, तो सर ये तो हमें फिलहाल थोड़ा बहुत समझ में आ रहा। सर आपको ये तो नहीं लग रहा कि इस पर भी अगर वही काम किया जाता, दिस इज ऑल्सो पहला? हाँ सर, ये मतलब समझ में आ गया कि अगेन स्लोप फॉर दिस इज इक्वल टू 0, एम डैश कह लो चाहो तो, एंड दिस विल कॉल इट एज dy बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू C2 पे, है ना। चलो नोट लिख देते हैं फिर, रूट हमें मेन बात तो समझ में आ गई ना। फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा मैं बोलना चाह रहा हूँ, या तो मैक्सिमा या तो मिनिमा, ऐसा नहीं है कि दोनों में एक साथ, मतलब फॉर मैक्सिमा और मिनिमा द स्लोप ऑफ द टेंजेंट is equal to 0, that is dy by dx at x is equal to critical point will always be equal to 0, where x is equal to critical point means x can be a point of maxima और x can be a point of minima। वहां पर हमेशा होगा, ये कोई बोलने वाली बात ही नहीं रह गई आपकी डेट में, बोलने वाली कोई बात ही नहीं रह गई, सब आपकी डेट में कोई बात ही नहीं रह गई। फिलहाल तो हमें एक बात समझ में आ गई, ठीक है। ठीक है, अब आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब मैं आपको एक बार एग्जाम्पल से बता दूं यार, वरना आप बोलोगे क्या करने में लगे रहते सर, आप बता तो चलता है नहीं, कुछ कर क्या रहे आप आखिर। एक काम करते हैं, जैसे ना इधर ही चेक कर लो यार, आप भी क्या याद रखोगे। चलो इधर देखो, देखिएगा प्लीज। मैंने कुछ नहीं किया, एक एक्स बनाया एक वाई बनाया। सर आप कर ही कहाँ रहे हो कुछ, तब से 1 घंटे से आप कुछ कर ही कहाँ रहे हो, कुछ नहीं किया करके पता नहीं क्या क्या पढ़ाने में तो लगे हुए आप।
y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मान लेते हैं इस कर्व का नाम है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, होता ही है असलियत में, इस पर चेक कर लेते हैं क्योंकि ये हम जानते भी है ना बनता कैसे, इसलिए हम काम कर रहे हैं ऐसे, वरना नहीं हमारे बस का नहीं है, वरना आपका तो पता नहीं मेरे बस का नहीं है, वरना डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या होगा 2x, ऐसे ही निकलता है डेरिवेटिव। सर वो कह रहे थे कि फॉर मैक्सिमा और मिनिमा डी वाई बाई डी एक्स जीरो होता है, वो ऐसा कह रहे थे पीछे भी कि मैक्सिमा और मिनिमा मतलब इतना तो तय है कि मैक्सिमा होगा तो भी जीरो, मिनिमा होगा तो भी डी वाई बाई डी एक्स जीरो होता है। तो मैं जबरदस्ती करवा देता हूं, मैं बोलता हूं कि अगर इफ डी वाई बाई डी एक्स जीरो हो गया यानी दिस इंप्लाइज मेरे अकॉर्डिंग 2x जीरो हो गया, यानी मेरे अकॉर्डिंग x जीरो हो जाना चाहिए, यानी कुल मिलाकर बात ये निकल के आ रही है, इसका मतलब ये है कि मैक्सिमम मिनिमा के लिए डिवाइडेड जीरो हो जाना चाहिए, और ये कह रहा है कि जब x जीरो होता है तो डिवाइडेड जीरो होगा, यानी ये कहना चाह रहा है कि x इज इक्वल टू जीरो पे या तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ मिनिमा, यानी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, समझे नहीं, समझिए सर, ये कहना चाह रहा है कि या तो ना, ये कहना चाह रहा है कि या तो x इज इक्वल टू जीरो पर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। क्या आपको नहीं लगता कि सच बात बोली इन्होंने, क्योंकि x इज इक्वल टू जीरो पे आप देखो y जीरो है पहली बात, और x इज इक्वल टू जीरो आपको दिख नहीं था कि पॉइंट ऑफ मिनिमा का पॉइंट है, क्योंकि इसके इस तरफ जाओगे वैल्यूज आर कीप ऑन इंक्रीजिंग, वैल्यूज आर कीप ऑन इंक्रीजिंग, और ये जो इलाका है पर्टिकुलर वी कैन से दिस इज पॉइंट ऑफ मिनिमा, ये हम ऑब्जर्वेशन से कह पा रहे हैं क्योंकि हमें दिख रहा है ग्राफ एकदम एग्जैक्ट ग्राफ है, वो रफ ग्राफ नहीं है। और ये भी कह रहा है कि सर हाँ x इज इक्वल टू जीरो पे पॉइंट ऑफ, लेकिन सर नहीं, लेकिन सर ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि पॉइंट ऑफ मिनिमा है, वो ये कह रहा है पॉइंट ऑफ मिनिमा भी हो सकता है मैक्सिमा भी हो सकता है। जबरदस्ती मत करो सर, हमसे मत खेलो आप, ये ऐसा नहीं कह रहे कि पॉइंट ऑफ मिनिमा ही होगा, वो कह रहे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा भी हो सकता है, लेकिन आप हमें बस बरगला रहे हो, एकदम से ब्रेन वॉश कर दे रहे हो अब हमारा, एकदम से आप बोल दे रहे कि पॉइंट ऑफ मिनिमा है। हाँ, अगर इतनी सोच आपकी पकड़ने की है, अगर आपके मन में भी ये बात आई तो मैं मानता हूं कि आप अंधविश्वासी नहीं हो, ठीक है, हाँ, अदरवाइज आप अंधविश्वासी हो फिर तो यार, अगर आप मान गए थे मेरी बात को कि हाँ पॉइंट ऑफ मिनिमा, अगर आपके मन में एक क्वेश्चन नहीं आया था कि सर वो मैक्सिमा भी तो हो सकता है, फिर भैया सोचने की चिंता की बात है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब सर इतना तो समझ में आया, चलो ठीक है, अब पूरी इतनी सारी जो चीजें पॉसिबिलिटीज थी उनमें से हम दो ही पॉसिबिलिटी पर टिक गए कि भैया ये तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा है, इन दोनों में से कोई एक है, मतलब इतना तो हमने अपने को ला ही लिया। अब अगर ये भी पता चल जाए कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है कि पॉइंट ऑफ मिनिमा, तो कितना मजा आ जाए, तो हमें ग्राफ की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी तो हमारे पास ग्राफ है इसलिए हम बोल पा रहे हैं, फ्यूचर में हमारे पास ग्राफ नहीं होगा क्योंकि कर्व कॉम्प्लिकेटेड आएंगे, कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस आएंगी, उनको आप कर्व नहीं बना पाओगे, आपको आता ही नहीं होगा, फिर क्या करोगे। तो सर फिर हम प्रोसेस करेंगे क्योंकि हमने अपनी आंखों से एक बार देख लिया होगा, तो फिर हम कर सकेंगे, ठीक, देखते हैं। देखो मैं क्या बता रहा, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये कैसे पता किया जाए कि हाउ वी कैन फाइंड दैट दिस पॉइंट इज वेदर द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा, हाउ वी कैन चेक द नेचर ऑफ द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कि वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है पॉइंट ऑफ मिनिमा, उसी के लिए हम कर रहे हैं। वी आर नाउ गोइंग टू डिस्कस अबाउट डबल डेरिवेटिव टेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले ना हम सिंगल डेरिवेटिव टेस्ट कर रहे थे, डी वाई बाई डी एक्स पॉजिटिव है तो हम कहते थे वहां पे इंक्रीजिंग है, डी वाई बाई डी एक्स नेगेटिव हम कहते थे वो डिक्रीजिंग है टाइप का, आपको याद होगा। नाउ वी आर हियर टू डिस्कस अबाउट द डबल डेरिवेटिव टेस्ट, डीडी टेस्ट, बहुत इंटरेस्टिंग टेस्ट है। इसको ना कई बार ना इतना बेचारे को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं लोग, यार मैं मतलब ये भी बोलता है गजब बेइज्जती है, ऐसा बोलता होगा बैठ के, ठीक है, लेकिन देखो अब क्या करना है। डबल डेरिवेटिव टेस्ट में एक्चुअली होता क्या वो मैं आपको समझा देता हूँ पहले, ठीक है। आपको देखो यार, सिर्फ ना यार वो गेम नहीं खेल रहे यार हम कि एग्जाम में मार्क्स मिल जाए, नंबर आ जाए, ठीक है अच्छी बात है, मिल जाएंगे, करोगे तो मिल ही जाएंगे, थोड़ा सा उससे ऊपर उठ के सोचोगे ना तो फिर इंटरेस्ट सब्जेक्ट के साथ थोड़ा सा वो हो पाता है, क्या वो इश्क हो पाता है सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। अब हम आगे पढ़े आगे, देखो मेरी बात समझना। छोटा सा मन है, छोटी सी आशा, मस्ती भरे लम्हे छूने की आशा, छोटा सा मन है टन टन, छोटी सी आशा टन टन, चलो y इज इक्वल टू एफ एक्स पे हम चर्चा करने चालू करते हैं। ये पॉइंट को गौर से देखिए, जरा गौर से देखिए इस चेहरे को और इस वाले चेहरे को भी गौर से देखना, ठीक है। अगर आपको एकदम शार्पनेस ना दिख रही हो तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, ठीक है ना, उसके लिए मैं क्या हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ, माफ़ी चाहता हूँ।
अदरवाइज आपको मतलब दिखना चाहिए कि एग्जैक्टली यार हाँ यहाँ से कुछ हुआ है, इन्फ्लेक्शन आया, यहाँ से एक डिफ्लेक्शन आया, इस तरह का कुछ दिखना चाहिए आपको, ठीक है। वो ना एक वन फ्लो में बनता है ना, तो जैसा ही होता है, जैसे वन शॉट्स होते हैं ना, बस वैसे ही। x इज इक्वल टू लेट से C2 कह लो, x इज इक्वल टू लेट से C1 कह लो। अभी देखने से लग रहा है, मतलब देखने से दिख रहा है, जो दिख रहा है वो लिख ही सकते हैं यार, उसमें क्या है। ये है माय डियर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, बोलो नहीं है। ये कौन है, पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा, दिस इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। अब ऑब्जर्वेशन की बात आ चुकी है, मैं बहुत जबरदस्त तरीके से बताऊंगा आपको, मतलब सुन लेना यार, ठीक है, अच्छा लग जाएगा शायद आपको। मुझे बताओ, जब आप d2y/dx निकालते हो, क्या करते क्या हो आप? सर हम करते हैं d/dx ऑफ dy/dx। अच्छा, हाँ जी। उसके बाद क्या करते हैं सर? सर अगर आप भूले ना हो ना, क्योंकि मैंने जस्ट अभी भी करा, इसलिए मैं तो डायरेक्टली लिख लूंगा, वरना तो मैं बच्चों को बताता हूँ ये वो सो, लेकिन उससे मैं लेक्चर स्प्लिटेड होते हैं। अभी लेक्चर वन शॉट है, अभी भी बात की है थोड़ी देर पहले। आप देखो, क्या आपको नहीं लगता है dy/dx को मैंने m कहा था, स्लोप कहा था? तो सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, कहीं ना कहीं ये dm/dx हो गया। अब सुनो मेरी बात, जब dy/dx होता था, आप उसे कैसे रीड करते थे? आप बोलते थे चेंज इन वैल्यू ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x, यही पढ़ते थे। तो मुझे प्लीज एक बार बता दो, अब लिखा हुआ dm/dx, व्हाट यू विल रीड इट एज? dm/dx, व्हाट इज इट? चेंज इन स्लोप विद रिस्पेक्ट टू x। वाओ, चेंज इन स्लोप विद रिस्पेक्ट टू x, सारे कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे आप यहाँ पे जितने पढ़े आपने। देखो इधर, चेंज इन स्लोप विद रिस्पेक्ट टू x, ये कहना चाह रहा है कि x के बदलने के साथ स्लोप में कैसा चेंज हो रहा है। प्लीज लिख लेना इस बात को यहां पर कि चेंज इन स्लोप विद रिस्पेक्ट टू x, ये बात लिख लोगे तो समझ में आएगी बात। अब देखो, अब मैं भी देखता हूं कि समझ नहीं आती, ठीक है। इधर देखो, क्या आपको कुछ दिख रहा है? इस पे ऑब्जर्व करो, हम इस वाले पॉइंट पे ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। इस पॉइंट से ऐसा करते हैं कि हम यहां से चलना चालू करते हैं, यहां कहीं से इसको पेनिट्रेट करके पार कर जाएंगे, इधर आ जाएंगे, ठीक है। देखते हैं वन बाय वन। x इज इक्वल टू C1 के लेफ्ट हैंड साइड के पॉइंट पे किसी भी पॉइंट को रैंडमली चूज करो, उस पर एक टेंजेंट टाइप ड्रॉ करो। क्या आपको लग रहा है, मैं ड्रॉ नहीं कर रहा, क्या आपको लगेगा कि टेंजेंट जो भी मैं ड्रॉ करूंगा इट विल मेक एन एक्यूट एंगल विद द एक्स एक्सिस? प्लीज ध्यान से, एक्यूट एंगल बना रहा है, क्या आपको लग रहा है? मैं बना नहीं रहा, प्लीज यार देखो ना यार, मुझे मन नहीं कर रहा ना बनाने का। ये ऐसे करके जाएगा, ऐसे, ये मत समझना कट करके आ जाएगा, वो कर्व के पीछे की तरफ से निकल रहा है, हमें दिख नहीं रहा ना, ठीक। जैसे भी है, इतना तो समझ में आ ही रहा होगा आपको कि मैं बना नहीं रहा हूं, क्योंकि उससे चीजें ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी दिखने। और ले, यही चाह रहा था ना, वही हो गया। अबे यार, इसमें तो अंडू का ऑप्शन भी नहीं होता भाई, क्या यार यार, अबे यार छी यार, मजा नहीं आया यार सच में। अब पूरी के पूरे करामाते दोबारा से करो, चलो कर लेंगे यार, क्या है। थैंक गॉड हो गई, हो ही गई यार, वैसे तो उम्मीद नहीं थी, हो गई, लेकिन चलो ठीक है। तो कुल मिला के इसके किसी भी पॉइंट पे अगर आप आओगे, यहाँ पे कहीं पे आप शायद ऑब्जर्व कर पा रहे होगे, प्लीज करो, नहीं कर पा रहे तो इसमें टेंजेंट हो, जैसे आप अच्छा इसके इस तरफ के पॉइंट पे देखो, टेंजेंट कुछ इस तरीके का जाएगा और आप समझ पा रहे, इट इज मेकिंग एन ऑब्ट्यूज एंगल। ये समझ नहीं है ऑब्ट्यूज एक्यूट क्या है, मैंने पीछे बताया था अभी थोड़ी देर पहले, इसलिए ज्यादा बोल ही नहीं रहा उस पर। क्या आप समझ पा रहे हो कि इस तरफ का कोई भी जो स्लोप होगा वो ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है? क्या आप ये नहीं समझ पा रहे कि मैंने बताया था कि जब वो ऑब्ट्यूज एंगल बनाता है तो स्लोप लेस देन 0 रहता है? पीछे बताया यार, अभी लिंक कर रहा हूं टॉपिक सारे, क्योंकि स्लोप m बराबर क्या, टेन थीटा, और टेन थीटा ऑब्ट्यूज होगा तो निगेटिव होगा, बस वही कहना चाह रहा हूं यहां पे। सिमिलरली इस तरफ पे अगर आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो, m इसका पॉजिटिव होगा, m इज ग्रेटर देन 0। गलत कह दिया ना मैंने, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, मैंने डिस्कशन करते इसमें गलत लिख दिया ना, आई एम सॉरी। ये वाला ऑब्ट्यूज है ना यार, ये वाला जो एक्यूट है दिख ही रहा है अपने को, एक्यूट है, दैट्स व्हाई इट इज पॉजिटिव। ये वाला जो है ये नेगेटिव होगा, क्योंकि इसमें आप देख रहे हो ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है माय डियर, ऑब्ट्यूज 90 से अबव। और इस जगह पे तो हम जानते ही m 0 है। अब सुनो हुआ क्या है इस कहानी में, जब हम इस पॉइंट C1 वाले पे चर्चा कर रहे हैं, स्पेशली इस पॉइंट पे चर्चा कर रहे हैं, इसकी कहानी को समझो। जब हमारा x आगे जाने पर इंक्रीज कर रहा है, प्लीज ध्यान से सुनो, m के साथ क्या घटना हो रही है। m पहले 0 से बड़ा था, यानी पॉजिटिव था, फिर m 0 हुआ, फिर m नेगेटिव हो गया। क्या आपको नहीं लगता कि m पहले पॉजिटिव था, फिर m 0 हुआ, फिर m नेगेटिव हो गया? ये m के साथ की चर्चाएं हैं। क्या आपको नहीं लगता कि m इज कीप ऑन डिक्रीजिंग? हेलो, यानी जब x को बढ़ा रहे हैं m इज डिक्रीजिंग। वाव, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या नहीं लिख सकता मैं यहाँ पे कि dm/dx बेसिकली लेस देन 0 होना चाहिए, क्योंकि चेंज इन m विद रिस्पेक्ट टू x ऑपोजिट है।
एक्स बढ़ रहा है, एम घट रहा है। पूरी कहानी में मुझे क्या समझ में आया कि d2y/dx² कितना हो गया सर, नेगेटिव हो गया। ये कब हुआ, जब हमने चर्चाएं करी थी फॉर x इज इक्वल टू c1 एंड व्हाट वाज दैट, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। हेलो, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा के लिए। अब आपको मैं कुछ बोलना नहीं चाहूंगा, शायद आप खुद समझ जाएं कि पॉइंट ऑफ मिनिमा के लिए आपको एज अ होमवर्क दे रहा हूं, खुद सोच लो। ये एंगल कैसा दिख रहा है इस तरफ से सर, ऑब्ट्यूज है, यानी एम नेगेटिव है, नेगेटिव ही है एम उस तरफ, यहाँ जीरो है, इसके इस तरफ आओ, क्या आपको नहीं लगता एक्यूट हो गया, पॉजिटिव हो गया? क्या आपको नहीं लगता कि इसके केस में हमारा एम पहले नेगेटिव था, फिर जीरो हुआ, फिर पॉजिटिव हुआ, और ये तब की घटना है जब मेरा एक्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ रहा है। तो जब मेरा एक्स बढ़ रहा है यहां पर, तो मेरा एम भी बढ़ रहा है, यानी ये वो केस है जब मेरा जो चेंज मेरा एम में वही चेंज एक्स में है, यानी कि पॉजिटिव चेंज है। यानी मैं नहीं कह सकता ये तब की घटना है जब मैंने एक्स इज इक्वल टू C2 पे, एक्स इज इक्वल टू C2 महत्व का नहीं है, पॉइंट ऑफ मिनिमा महत्व का है, पॉइंट ऑफ मिनिमा था। तय हो गया सर, तय हो गया। इस बात को अक्सर इतनी इंपॉर्टेंस कभी भी नहीं दी जाती इस टॉपिक को। एक बात बच्चों को बोल दी जाती है जो मैं अब आपको बोल दूंगा, ताकि आप इतने चक्करबाजियों में ना रहो, लेकिन मैं नहीं चाहता कि चक्करबाजी थी, अच्छी चक्करबाजी थी। इसमें एक सिंपल सी बात बोल दी जाती है कि बेटे सुनो, d2y/dx स्क्वायर जब भी आप निकालोगे ना, किसी पॉइंट, जो भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा x0, y0, जो भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा, जैसे इस बार x इज इक्वल टू 0 क्रिटिकल पॉइंट निकला ना, तो x इज इक्वल टू 0 पे भी एग्जांपल भी दूंगा, डोंट वरी, दिया ही एग्जांपल बगल में ही दिया है। अब ये क्या बोलता है कि जब आप निकालोगे तो इसके साथ दो पॉसिबिलिटी है, इधर इट कैन बी पॉजिटिव और इट कैन बी नेगेटिव, ये दो रिजल्ट दे सकता है। इफ इट इज नेगेटिव तो समझ जाना कि x0 y0 जो पॉइंट थे, ये वो पॉइंट है जिसके रिगार्डिंग आपको पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिल रहा था, यानी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है बेसिकली पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, तो वो एक्स का पॉइंट होगा ना, तो आप समझ रहे हो शायद मेरी बात। सिमिलरली अगर ये पॉजिटिव निकलता है तो समझ जाना है पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। तो फिर बच्चे इसे कैसे याद रखते हैं, सुन लो आप, उसमें मुझे मजा कभी नहीं आता, लेकिन जिसको समझ आता है वो फिर याद रखता है, तो फिर अच्छी बात है, सिंपल याद है, फिर ऐसे याद रखते हैं। मैंने खुद भी याद रखा था ऐसी 12th में यार, कि क्या भैया नेगेटिव आ रहा तो नेगेटिव में ध्यान रखना मैक्सिमा है, मतलब उल्टा है, नेगेटिव में फील होता है कि मिनिमम होना चाहिए, नहीं, नेगेटिव में मैक्सिमा है, पॉजिटिव में मिनिमा है, ऐसे याद रख लो बस। और क्या, यकीन नहीं आ रहा, यहीं देख लो, इसी एग्जांपल को कंप्लीट कर लेते हैं। इधर देखो, डबल डेरिवेटिव टेस्ट कर लो इसी एग्जांपल में, को कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। देखो चलो, d2y/dx² निकालो, कहाँ है, ये था ना, कितना होगा, 2 होगा सर। 2 कुछ डालने की इवन जरूरत भी नहीं पड़ी किसी भी एक्स पे, हमें भले ही x इज इक्वल टू 0 पे चेक करना था, बट इट इज x इंडिपेंडेंट। ये बोलता है भैया मैं x इंडिपेंडेंट हूं, मेरे पे फर्क ही नहीं पड़ता, मैं पहले से पॉजिटिव हूं, और अगर मैं पहले से ही पॉजिटिव हूं तो उसने तय कर दिया कि अगर वो पॉजिटिव आया इसका मतलब ये पॉइंट ऑफ मिनिमा था। फिर देखो ऊपर लिखा हुआ, और ग्राफ में देखो, क्या वो पहले से हमने प्रेडिक्ट किया था कि पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा, बस कहानी खत्म यार। अब बोलूं क्या, कहानी खत्म हो गई, बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं। ऐसे ही है भाई हमारा तो हिसाब। लेकिन सर यार कुछ मजा आ जाए, क्वेश्चन करा दो तुम। इसके क्वेश्चंस मैंने करा रखे हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पूरे करा रखे हैं मैंने, देख लेना वर्ड प्रॉब्लम वगैरह, लेकिन मैंने फिर से एनसीईआरटी के क्वेश्चन ले रखा है यहाँ पे, ताकि अंडरस्टैंडिंग बढ़े यहाँ पे। देखो, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस के बाद। अब थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बढ़ाते हैं, कॉन्सेप्ट हो गया कवर। देखिएगा, fx बराबर, इस क्वेश्चन को ना मैंने जब कराया है ना, मैंने 3 तरीकों से करा रखा, 3 तरीके हैं इसको करने के। अब वो मैं कराता क्यों 3 तरीके, क्योंकि मैं समझ बढ़ाने के लिए कराता हूँ। मैं ऐसा स्किप करने का मन अभी भी नहीं कर रहा, अभी भी कर रहा है मन की 3 तरीके बता दो, लेकिन उसमें कुछ तरीके ऐसे हैं जो ग्राफ वाले हैं। अब मुझे ना, अभी मैं थक सा गया, ग्राफ पे मेरा मन नहीं कर रहा। आपका कर रहा है क्या, कर रहा है तो बता दे, नीचे दे दूंगा वीडियो का लिंक, ठीक है। fx इज इक्वल टू 2x - 1, ग्राफ वाला तरीका भी अच्छा, लेकिन अभी फिलहाल मैं जनरल नॉलेज तरीके से करूंगा। देखो जनरल नॉलेज सुनो, आपको क्या नहीं लगता, पहले तो वही काम कर लो यार जो हम कर रहे थे, f' निकालो सर, 2 टाइम्स ऑफ, ऐसे तो निकलता है डेरिवेटिव, ये चेन रूल लगाओ, 2x का 2, हेलो 3 का डेरिवेटिव 0। मैं बोलूंगा फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, सिंपल तरीके से कर रहा हूँ, ठीक है। पहले जो सिंपल जो मैंने आपको पढ़ाया बस उसी तरीके से कर रहा हूँ, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। f' इज इक्वल टू 0, f' मतलब क्या होता है, dy/dx है ना, अगर ये y है तो वो dy/dx है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के बेसिकली वो हो गया 4 टाइम्स 2x - 1 बराबर 0 हो गया, और उस हिसाब से 2x - 1 बराबर 0 और 2x बराबर 1 और x बराबर हाफ। तो व्हाट इज इट माय डियर, दिस इज पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट, दिस इज बेसिकली पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मतलब इट कैन बी द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और इट कैन बी पॉइंट ऑफ मिनिमा, एंड वी नीड टू चेक इट बाय डबल डेरिवेटिव टेस्ट। डी टेस्ट करेंगे, ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि वो क्या है, ठीक है। आ जाओ, हम बोलेंगे कि f'' कैसे होगा माय डियर, f' आपका ये आया था, प्लीज थोड़ा बी कॉन्शियस, 4 टाइम्स ऑफ है ना,
तो 4 तो कांस्टेंट है, 2x माइनस 1 का 2 डेरिवेटिव हो जाएगा, बस दैट्स ऑल। ये आपका +8 आ गया, हमें 8 से मतलब नहीं है, हमें प्लस से मतलब है। अगर ये प्लस आ गया दैट मीन, और हमें चेक बेसिकली कहाँ पे करना था, एट पॉइंट x इज इक्वल टू, हमें चेक करना था इसको एट x इज इक्वल टू हाफ पे। कोइंसिडेंटली वो x डिपेंडेंट आया ही नहीं, आता तो मैं x की वैल्यू डालता वहां पे, आया ही नहीं। तो मुझे तय हो गया कि दिस x इज इक्वल टू हाफ मस्ट बी द पॉइंट ऑफ मिनिमा। इसका मतलब सर समझ में आ गया कि ये पॉइंट ऑफ मिनिमा का पॉइंट था। और अब दूसरा सवाल देखो, फाइंड द मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। अभी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बतानी है, आपने सिर्फ इतना बताया कि कहां पर आया। अब आप जैसे ही कर्व के पास जाके बोलोगे कर्व भैया मुझे वैल्यू दे दो x इज इक्वल टू हाफ पर कितनी है आपकी, कर्व बोलेगा डाल दो यार मेरे में। तो 2 इंटू हाफ माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3, ये ऐसे ब्रैकेट टाइप में, ये कट गए, 1 माइनस 1 0, 3 आया आंसर। वो बोलेगा ये है मिनिमम वैल्यू। आप समझ पा रहे हो? प्लीज इस बात में फर्क करना, ये मिनिमा है और ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है। x इज इक्वल टू हाफ आंसर बोल के मत आ जाना कहीं, क्योंकि कहां पर है और कितनी है, ये दो अलग अलग चीजें। कहां पर है x इज इक्वल टू हाफ पर, कितनी है 3, जो कि मिनिमम है। एक तरीका तो इसका करने का ही है, 2-3 तरीके मेरा मन तो कर रहा करा दे यार, मन ही नहीं मानता ना, चक्करबाजी वही हो गई बस यार, बाकी कुछ नहीं था। देखो चलो, इस मन के बहकावे में ना ये, मन ये कराए वो मन के बहकावे में ना, मन राह भुलाए भ्रम में डाले, तू इस मन का दास ना बन, इस मन को अपना दास बना ले। अब सिंपल सोचो यार, हटा सावन की घटा, बत्ती बुझा और सो जा, ठीक है। तो कुल मिलाकर के हम इसको एक नए तरीके से देख रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ सर एक बात बताओ आप, अगर आपको कोई बोलता है कि ना एक चीज़ है, जैसे कोई बोलता है कि फॉर एग्जांपल ये है, एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ मैं, आप कुछ प्रेडिक्ट कर सकते हो इसे देख के? हाँ मैं कर सकता हूँ। बोलो क्या? सर मैं इतना प्रेडिक्ट कर सकता हूँ ये आंसर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता फॉर रियल नंबर। रियल नंबर के लिए कभी भी नेगेटिव हो नहीं सकता, क्योंकि स्क्वायरिंग टर्म है, एक्स चाहे नेगेटिव हो जाए, एक्स स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। इसका मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ पता है आपको? मैं कहना चाह रहा हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल आप एक्स के लिए रख के देखो, 0 रखो, 1 रखो, 2 रखो, कुछ भी रखो आप एक बार, तो आप रखोगे 0 तो 3 आएगा, आप 1 रखोगे तो 4 आएगा, आप 2 रखोगे तो कितना आएगा सर? 2 का स्क्वायर 4 होता है, 7 आएगा, ऐसे करके। इवन आप -1 रखोगे तो फिर वो 4 होगा। समझ में आ रही है आपको? अगर आप माइनस भी रखोगे तो वो 4-7 टाइप ही होने वाला है। आप यानी आप एक बात समझ सकते हो, इसकी वैल्यू अब बढ़ती ही रहेगी। इसमें कॉमन बात है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू आप नहीं निकाल सकते, लेकिन मिनिमम निकाल सकते हो, जो कि 3 है। क्योंकि मिनिमम ये कितना आंसर दे सकता है सर? मिनिमम एक्स स्क्वायर डिफाइंड है, क्योंकि एक्स स्क्वायर हमें पता है इसकी रेंज क्या होती है। एक्स स्क्वायर की रेंज है 0 टू इन्फिनिटी। अब कंफ्यूज मत होइए क्या रेंज बोल दी। एक्स स्क्वायर का मतलब है कि कोई पॉजिटिव टर्म। एक्स स्क्वायर क्या हो सकता है? मिनिमम 0 हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता। मैक्सिमम सर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि एक्स जितना रखो स्क्वायर स्क्वायर कुछ भी होगा। इसका मतलब समझ में आ गया? इसका मतलब क्या समझ में आ गया? एक्स स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू डिफाइंड है, और जैसे ही आप एक्स स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू रखोगे वाई की मिनिमम वैल्यू निकलेगी। तो ये आप देखते ही बोल सकते हो कि सर वाई की ना मिनिमम वैल्यू 3 होगी। कहां पे होगी? जब ये टर्म 0 होगा। और ये टर्म कब 0 होगा? 2x माइनस 1 0 कब होगा? जब x इज इक्वल टू हाफ होगा। ये है जनरल नॉलेज। वही चीज निकाल दी आपने जो अभी थोड़ी देर पहले निकाली थी। देख रहे हो? सिर्फ जनरल नॉलेज से। बाकी यार देखो, मैं जानबूझ कर ना प्लीज जा नहीं रहा, ठीक है? ग्राफ पे मैं जा नहीं रहा। आपको किसी को मन हो ना, प्लीज देखना जरूर कि ग्राफ कैसे बनता है। मैंने ग्राफ बनाता हूं मैं, लेकिन ग्राफ में ना बहुत खींचना पड़ेगा टॉपिक को, ग्राफ को स्टार्टिंग से लाना पड़ेगा मुझे, फिर मुझे मजा नहीं आता थोड़े में बताने में। इसलिए मैं ना चाहते हुए भी ग्राफ से अपने को रोक रहा हूँ बताने से, ठीक है? वरना अगर मैं आपके लिए रफली बना दूं ग्राफ, मैं बना दूं खाली आपके लिए ग्राफ, मान लेते हैं कि जैसे मुझे आता है, अगर मान लेते हैं मैं अपने मन ही मन में बना लेता हूँ कैसा ग्राफ बनेगा, ठीक है? तो मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। चुपके चुपके रात दिन आंसू, ये है ग्राफ इसका। अब मैंने कुछ सोच के बनाया है, वो क्या सोच थी वो वही है। अब इसमें देख के मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, सोचो अगर आपको एक ग्राफ बनाना आ जाएगा, आप एकदम नहीं समझ जाओगे कि आप समझ नहीं जाओगे, आप बोलोगे अरे सर ये तो वही हो गया, हाफ पॉइंट पे है, मिनिमम वैल्यू दिख रही है, कितनी है मिनिमम 3, सब दिख रहा है। कैसे बनाया? बस वही एक अपने आप में क्वेश्चन मार्क ही खड़ा हो जाए, मैं कहता हूँ वही बहुत है, ठीक है? इस पर प्रैक्टिस कर लो, 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2, ठीक है? एक काम करते हैं, इस बार इसको जो फर्स्ट सेकंड थर्ड मेथड बताया उनमें सेकंड मेथड से पहले करते हैं। फर्स्ट तो ऐसा मेथड है जिससे हर कोई कर लेगा, पहले उसी से करा लेता हूँ। पता चल रहा आप मेन बात ही नहीं समझे, मैं नंबर ऑफ मेथड्स कराने लग गया, आपको मेन एक ही क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा,
dy/dx कर लेते हैं। चलो पहले सिंपल प्रोसेस से कर लेते हैं जिससे आप हमेशा करोगे, बाकी तो हम फन के लिए कर रहे हैं, ठीक है, समझ में आ गया। तो हम बोलेंगे फॉर मैक्सिमा और मिनिमा dy/dx इक्वल टू 0 होता है। तो सर 18x + 12 बराबर 0 होगा। तो सर 6 3 जार 18 और 6 2 जार 12, 6 0 हो गया गायब। सर x बराबर -2/3 आ गया। बधाइयाँ जी बधाइयाँ। ये कौन है सर? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है? नहीं सर, पॉइंट ऑफ मिनिमा भी नहीं है। कौन है सर ये? सर ये हम नहीं जानते, लेकिन इतना जानता हूँ दोनों में से कोई है। तो इट विल बी लाइक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? डी टेस्ट। कौन सा टेस्ट सर? डी टेस्ट। डी टेस्ट क्या कहता है? दोबारा डेरिवेटिव लो, d2y/dx² लो। कैसे लेते हैं सर? 18x का 18। सर हमें लेना था एक्चुअली x = -2/3 पे, लेकिन ये पहले से ही x इंडिपेंडेंट है और पॉजिटिव है इवन, एंड इफ इट इज पॉजिटिव देन दैट मस्ट बी पॉइंट ऑफ मिनिमा। अभी मैंने बताया आपको, एक एक चीज का लॉजिक दिया है कि नहीं दिया आपको यार? दिया है ना, बस पॉइंट ऑफ मिनिमा है। ये कौन है? ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है। और अगर ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है, पूछा गया था मैक्सिमा या मिनिमा बताओ, तो सर हम मिनिमा ही बता सकते हैं, मैक्सिमा तो बता नहीं सकते। अब मिनिमा कैसे निकलेगा? हम कर्व के बजाएंगे, कर्व भैया हमें -2/3 पे आंसर दो ना यार। बोलेगा लो यार, -2/3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, स्क्वायर नेगेटिव से कोई फर्क नहीं पड़ता। 12 -2/3 + 2, 3 4 जार 9 9 जार 4 -4 + 2, शायद आप समझ रहे होंगे, +2 आंसर आ गया। ये क्या है माय डियर? दिस इज व्हाट? अ मिनिमम वैल्यू। दिस वी विल कॉल इट एज मिनिमा एंड दैट वी विल कॉल इट एज पॉइंट ऑफ मिनिमा। फर्क समझे प्लीज। आपसे उन्होंने पॉइंट ऑफ मिनिमा नहीं पूछा, उन्होंने आपसे मिनिमा पूछा कितने हैं, शायद आप समझ गए होंगे। सिंपल चीज है यार, क्या करोगे? अब सुनो इसका अनदर मेथड क्या हो सकता है। y = 9x² + 12x + 2, एक अनदर मेथड। y = 9x² + 12x + 2। अगर आप ना फंडा समझने की कोशिश करो, ये एक स्क्वायर है बेसिकली, ये भी पैराबोला ही है अगर आप देखो तो, क्योंकि क्वाड्रेटिक है ना, पैराबोला ही होता है। कर्व भी बनाना चाहो तो भी बन जाएगा, थर्ड मेथड, लेकिन मैं कर्व बनाने पे फोकस नहीं कर रहा फंक्शन, ठीक है। मैं फोकस कर रहा हूँ चलो जनरल नॉलेज मेथड से। आपको नहीं लगता कि जैसे इसमें काम हुआ, ये इजीली इसलिए हो गया क्योंकि इसमें परफेक्ट स्क्वायर बना हुआ था, इसमें नहीं बना हुआ ना, तो बना दो ना यार, एक बार के लिए बना दो। मान लेते हैं आपको नहीं भी आता तो सीख लो अभी, क्योंकि एक्सरसाइज 7.4 में काम आएगा इंटीग्रल्स में। तो कुल मिलाकर के y बराबर कैसे बनाते हैं परफेक्ट स्क्वायर? सबसे पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो, हाईएस्ट पावर x की, फिर देन लोएस्ट लोएस्ट लोएस्ट। उसके बाद x स्क्वायर कोफिशिएंट 1 करो, 1 है नहीं 9 है, तो कोफिशिएंट 9 को कॉमन ले लो, 9 को कॉमन ले लो, 3 चौके 12, 3 3 9, ठीक है। 9 को कॉमन लेके डिवाइड कर दिया, नाराज तो नहीं हो गई कहीं? ठीक है, ऐसे x स्क्वायर कोफिशिएंट 1 भी बन गया। अब नेक्स्ट काम है जो कि लास्ट काम है। नेक्स्ट काम क्या होता है सर? जो भी x का कोफिशिएंट है, मैंने कहा 4/3 है, बोल ले उसका आधा कर दो, मैंने कहा i से, बोल ले i से, बिल्कुल। कितना आता है रिजल्ट? 2/3। इस 2/3 का स्क्वायर एक बार ऐड कर दो, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो, बस इतना सा काम कर दो, इक्वेशन में मजा आ जाएगा। मैंने कहा ऐसे तो नहीं करना चाह रहे कहीं की ऐड किया, बोल ले बिल्कुल ऐसे ही, बोल ले सब्ट्रैक्ट भी तो करो। मैंने कहा लो यार कर लेते हैं, आप भी क्या याद रखोगे, लो कर लिया, सब्ट्रैक्ट भी कर लिया, ठीक है, खुश। गलत हो गया, यहाँ पे 3 लिखने का है, ठीक है ठीक है सर। अब बस सॉल्व कर लो। देखो अब मैं नीचे झुक जाता हूँ, y = 9 ऑफ, चीटिंग नहीं कर रहा भाई, मैं दिख नहीं रहा ना आपको इसलिए झुक रहा है यार नीचे। हाँ यार आप भी ना, यहाँ से लेके यहाँ तक का तो a + b का होल स्क्वायर बन सकता है। देखो a² + b² + 2ab बनेगा ही हमेशा जब भी आप इस प्रोसेस को फॉलो करोगे। ये जानबूझ के मैंने 4/9 नहीं लिखा था ताकि मैं एकदम समझ जाऊँ a कौन है b कौन है। b 2/3 है, समझ गए, a + b का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ क्या है, ये बना हुआ 2/9, ये बना हुआ 4/9, ये कितना हो गया -2/9, गॉट इट, हो गया -2/9। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर। थोड़ा सा आप इधर को चले जाओ, जो मजा सा नहीं आ रहा, -2 हो गया, समझ में आई बात? बचपन में कैसे होता था ना, मतलब आपको तो पता नहीं है, हम कहते थे टीचर से, टीचर कुछ सर तेरा साइड हटना, मेरे को अपना हक समझते थे बोलना, दिख नहीं रहा। अब यार टीचर ही साइड हट जाएंगे, लिखेगा कौन फिर? अब समझ में आता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है बेचारे टीचर भी हट जाते थे चुपचाप यार, इतने वैसे टीचर हमारे बताओ इतने अच्छे अच्छे। y = 9 टाइम्स ऑफ x + 2/3 का। आजकल के टीचर तो मैंने देखा यूट्यूब में, कोई यार अपनी स्लीपर्स निकाल दे रहा, कोई कुछ कर दे रहा, ऐसे ऐसे टीचर भी मौजूद है आज की दुनिया में, क्या करें। y = 9, वो टीचर्स नहीं है असल में ना, इसीलिए टीचिंग के लिए अलग से कोर्सेज बनाए जाते हैं कि भाई आप B.Ed करो, ये करो, क्योंकि उसमें टीचिंग पेडागॉजी इस तरह की चीज़ें बताई जाती हैं आपको, क्या क्या होता है करके। टीचिंग सिर्फ पढ़ाना नहीं होता, ठीक है। चलो इधर देखो, y = 9 टाइम्स ऑफ, ये सब कुछ दिख रहा है आपको। इसमें ना अब आपको परफेक्ट स्क्वायर बन चुका है शायद, नाउ यू कैन आइडेंटिफाई, समझ सकते हो आप। सोचो
ये टर्म ना माय डियर, देखो एक बार के लिए समझो कि ये एक्स स्क्वायर वाला टर्म कुछ भी है पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव रहेगा 100। 9 को एक बार के लिए मिस कर दो अपनी आंखों के सामने से। अब आप सोचो कि दिस इज समथिंग लाइक कि एक्स स्क्वायर -2 टाइप का। अब सोचो क्या हो सकता है, अगर ये एक्स स्क्वायर मिनिमम कितना होगा, 0 0 होगा तो ये -2, अगर ये 1 होगा तो ये -1 हो जाएगा, फिर ये 1 -1 हो जाएगा, अगर ये 2 होगा तो 4 -2 ये +2 हो जाएगा। आपको दिख रहा होगा ये इस बार बढ़ता रह रहा है आगे को, यानी इसकी मिनिमम वैल्यू अगर आपको ऑब्जर्व कर पा रहे हो -2 रहेगी, क्योंकि उसके बाद स्क्वायरिंग टर्म इसमें ऐड होता रह रहा है, यानी -2 पे कुछ ना कुछ ऐड होता रहेगा, पॉजिटिव टर्म ऐड होता रहेगा, इसलिए वो बढ़ता रहेगा। इसलिए आपको एकदम से समझ में, क्योंकि मैंने बताया ये अनदर मेथड है, ये आपका वैसा मेथड नहीं है, एग्जैक्ट मेथड जो इस एक्सरसाइज के लिए बना हुआ वो पहले करा दिया मैंने। अगर आप समझ पाए होंगे शायद, तो आप समझ पा रहे होंगे कि ये कुछ कुल मिला के इतना ही कहना चाह रहा है कि इसकी मिनिमम वैल्यूज जो y की जो मिनिमम वैल्यू है ना, वो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि वो -2 है। और कहां पे है, जब ये चीज 0 हो जाए। और ये चीज 0 कहां पे होगी, एट x इज इक्वल टू -2/3 पे, क्योंकि x + 2/3 0 कहां पे होगा। आप मुझे बताओ क्या बगल में भी ये लिखा हुआ नहीं है? नहीं सर, -2 का फर्क है। कैसे कैसे मेरे इसमें माइनस कहाँ से आया? सही है क्या सब कुछ? अब देखो कुछ हो गया ना, टेंशन आ गया ना कहीं ना कहीं से। अभी इसे करेक्ट करते हैं, कहीं ना कहीं एरर है हमारा। पकड़ लिया आपने? वैसे कहीं ना कहीं एरर है, फटाफट से पकड़ लेंगे, डोंट वरी। 4 - 8 हम्म हम्म ये 4 था, इसे पहले -4 समझिए, -8 है। 4 - 8 -4 + 2 -2 होगा। अब इसमें मैं आपको एक लेसन देना चाहता हूँ, वही है कि आप ऐसा मत समझो कि प्लस माइनस का एरर है। ये बहुत बड़ा कोइंसिडेंस हो गया, प्लस माइनस का एरर नहीं था, एरर 4 के था, एरर था वो। हमें लग ऐसा रहा है कि प्लस माइनस का एरर है। आप मेरी बात समझ रहे हो? प्लस माइनस का एरर नहीं है, एरर इसका है। माइनस का तो एरर ही नहीं था, एरर था इसका 8 का। अब देखो ये -4 हो गया, -4 + 2, अब -2 हुआ। एक लेसन था ये, फिलहाल जो भी है, चलो कुछ तो फायदा हुआ यार सेकंड मेथड से करने का कुछ तो फायदा हो ही गया, चलो ठीक है। तो बस ये इस तरीके से आपने कर दिया। मैंने ना मतलब जैसे अभी तो आप ऐसे करो, मैंने अपने, मुझे याद आता है अपने कॉलेज में या फिर अपने 12th में, आज जब थोड़ा सा मतलब इन चीज़ों में मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रह गया था, मार्क्स वार्क्स पे ना, पहले 12th तक तो बड़ा रहता था, लेकिन बाद में ऐसा इंटरेस्ट नहीं रह गया था। मैं चीज़ों को खोल खाल के लिख देता था, जो भी मुझे अच्छा लगता था लिखने में, एग्जाम वगैरह में ना, अपने ग्रेजुएशन वगैरह में, मास्टर्स वगैरह में। तो ऐसे ही मैंने एक क्वेश्चन को 2-2 3 तरीके से कर भी देता था। इसलिए आप मेरे से मतलब ऐसे पूछ सकते हो, कभी मन में आता है सर हम 2 तरीके से कर सकते हैं, टाइम है तो कर लो यार। आप बैठे रहते थे तो फिर रहता था तो मैं दूसरा भी लिख देता, तीसरा भी, जो भी मुझे आते थे पॉसिबल उसको खोलने के तरीके मैं लिख देता था उन तरीकों से। आपका ही मन करे कर देना, फिर रिस्क है अपना अपना आपका। टीचर नंबर काट दे तो फिर मेरे से मत बोलना। मैं तो बिना मेरे सोच के करता था कि काट भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसा वाला। तो वैसा वाला आपका भी हो तो कर देना, वैसे काटेंगे नहीं जब आप 2 मेथड से करोगे तो। ठीक है, फाइंड द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम फ्रॉम द फॉलोइंग। फटाफट से इस क्वेश्चन को भी करा देता हूँ। फाइंड द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, फाइंड आल्सो द लोकल मैक्सिमम एंड द लोकल मिनिमम वैल्यूज एज द केस में। वही क्वेश्चन है यार, ये तो मैंने आपको भी कराया प्लीज, y = x², ये तो मैंने ऐसे ही करा दिया आपको, बार बार यही एग्जांपल लेके कराया। इसको एक बार देख लो, ठीक है। gx को थोड़े के लिए y कह लो, क्योंकि कुछ भी कह सकते हैं, gx ही कह लो चलेगा। y' करो, फटाफट से वही प्रोसेस अपनाएंगे, 3x² - का 3। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? फॉर मैक्सिमा और मिनिमम, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा y' बराबर 0 होना चाहिए। सो दैट्स वाई फ्रॉम इक्वेशन 1 हम क्या देंगे, फ्रॉम 1 3x² - 1 = 0। so if it is equal to 0 then x² - 1 = 0। so x is equal to +-1, I think you are getting it, क्योंकि x + 1 x - 1 कहोगे तो, या फिर x² = 1 कहोगे तब भी, दोनों तरीके से यही आंसर आएगा। अब इसमें से ना आपको चेक करना पड़ता है, ठीक है, तो करना पड़ेगा। अगेन वी आर डूइंग द सेम थिंग, d2y/dx², डबल डेरिवेटिव हम निकाल लें, ठीक है, डबल डेरिवेटिव टेस्ट कर रहे हैं। तो इसका आंसर कितना आएगा माय डियर, 6x आ जाएगा सिंपली। अब 6x में आपके पास दो चीजें हैं। अब क्योंकि मैं शुरू से कह रहा हूं कि आपको x = पे चेक करना है, वो इस बार पहली बार ऐसा हुआ था हमारे तब से एग्जांपल में कि x डिपेंडेंट आया वो। अब आप समझते हो कि जब x 1 रखोगे देन यू विल बी गेटिंग डबल डेरिवेटिव एज +6, जब आप x -1 रखोगे देन यू विल बी गेटिंग डबल डेरिवेटिव एज -6। ये माइनस आ रहा है, इसका मतलब ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। आप समझ रहे हो, ये मैक्सिमा का पॉइंट होगा और ये वाला मिनिमा का पॉइंट होगा। शायद आप मेरी बातों को समझ पाए होंगे। तो एट x = -1 पर हमें पॉइंट मैक्सिमा मिलेगा, और वो मैक्सिमा मिलेगा कितना माय डियर, वो तो y पे जाके चेक करने में पता चलेगा ना। y पे -1 रखो तो ये वाला कितना हो जाएगा, -1 ही रहेगा, और वो वाला +3 हो जाएगा, दैट इज 2। ये मैक्सिमम वैल्यू मिली। एट x = आप +1 पे चेक करोगे तो मिनिमम वैल्यू मिलेगी
एक बार देख लो कितनी मिल रही है, कर्व पे जाकर कर्व से बोलो भैया मैं दे दो यार, 1 का क्यूब करोगे 1 होगा, माइनस का 3 होगा, -2 होगी। आप देखो ये माइनस लग भी रहा है, मतलब लग रहा है, मतलब इन दोनों में कम से कम कॉन्ट्रडिक्शन तो नहीं हो रहा। हाँ मैक्सिमम 2 है, मिनिमम -2 है, यानी जित अब क्या पता चला इस क्वेश्चन से, देखो कितनी बढ़िया बात पता चल गई, इस कर्व के बारे में पता चल गई कि इसकी मैक्सिमम मिनिमम रेंज पता चल गई कर्व की यार, समझे नहीं आप बात को, कर्व की रेंज पता चल गई आपको। बचपन में पढ़ते होगे ना, रेंज निकालो इस फंक्शन की, ये वो सो, आप देखो आप रेंज निकालो कितनी ब्यूटीफुली। आप अब बोल सकते हो कि आपका जो gx फंक्शन है बेसिकली इट इज -2 to 2, कितनी ब्यूटीफुल बात बोली आपने, बोलो रेंज निकाली आपने, रेंज निकाल रहे हैं हम, मैक्सिमम मिनिमम निकाल के, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन, अच्छा लोकल मैक्सिमम मिनिमम पे कंफ्यूज मत करना, एक क्वेश्चन यहाँ पे बताता हूँ एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा का है, ठीक है, देख लेते हैं। देखो जैसे ना fx इक्वल टू एक्स क्यूब है, सेम प्रोसेस करना है, मैं बता दूं इसमें करना है क्या है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम में कुछ नहीं, एग्जैक्ट वही काम करो वहां तक, ठीक है। देखो f डैश एक्स निकालो माय डियर, 3x², बोलोगे फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा f डैश एक्स मस्ट बी इक्वल टू 0, सो फ्रॉम 1 वी आर फॉलोइंग द सेम प्रोसेस। अब समझ में आता है तो प्रोसेस फॉलो करने में मजा भी आता है, और समझ में नहीं आ रहा, रट्टे मार मार के कर रहे, फिर आप बोल रहे यार समझ नहीं आ रहा यार, थोड़ा सा एफर्ट्स डालने पड़ते हैं ना शुरू में। अब मुझे को देख लो, लगभग 1.5 घंटा शायद हो ही गया होगा अब तक बैठे बैठे, बस यही है, पता नहीं कैमरा चल रहा हो ना चल रहा हो, कभी बंद भी हो जाता है, 1.5 घंटे बस अपने में लगे रहो आप, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 0, ये क्या है माय डियर, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आया। हाँ नाउ हमें क्या करना है, ठीक है। जब आपको ना एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा निकालना होता है, आपको इन चक्करबाजियों में नहीं पड़ना होता, आपको सिंपली देखना होता है कि ये पूछना चाह रहा है ना कि जैसे एक्स क्यूब, क्योंकि फॉर्चुनेटली मुझे पता है एक्स क्यूब का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है कुछ कुछ, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, इसलिए मैंने आपको एक्जैक्टली बना के दिखा दिया। ये कहना चाह रहे हैं -2 कहीं पॉइंट होगा, लेट से यहाँ कहीं होगा, और +2 कहीं कहीं पॉइंट होगा मान लेते हैं, और हमारा जो पॉइंट निकला इन्फ्लेक्शन वो 0 निकला, क्योंकि मैं ग्राफ को जानता हूं। एक बार इसकी जरूरत नहीं है लेकिन मैं करके दिखा रहा हूं आपको, डी टेस्ट, एक बार डी टेस्ट करते हैं, ठीक है। f डबल डैश एक्स कितना हुआ 6x, लेकिन हमें कहां पे चेक करना है, एट x इज इक्वल टू 0 में फंस से गए ना, क्योंकि x इज इक्वल टू 0 पे आपका आंसर 0 आ रहा है, 0 के लिए मैंने कुछ बताया नहीं था, और आपको दिख रहा होगा 0 क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे dm/dt, क्योंकि वो देखो स्लोप इसका टेंजेंट कितना हो रहा है, 0 जा रहा है, टेंजेंट 0 हो गया, इसलिए उन्होंने पूछा भी नहीं है, आपको कुछ करना भी नहीं है अभी फिलहाल। इससे ये तय हो रहा है कि सर हम ये तो नहीं कह सकते कि मिनिमम, ना ही हम फिलहाल ही कह सकते हैं मैक्सिमम, और ये सच बात है, क्योंकि आप इस कर्व को देखकर आइडिया लगा सकते हो, आपको पता लग जाएगा कि इसका मैक्सिमम मिनिमम बेसिकली अचीव ही नहीं कर पा रहा, क्योंकि ये मिनिमम कितना सकता है सर, इनफाइनाइट तक, क्योंकि जितनी आप x की वैल्यू रखते उसके लिए नीचे जाता रहेगा, जितनी x की वैल्यू पॉजिटिव रखते हो ऊपर जाता रहेगा, -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इसकी रेंज होने वाली है, इसलिए डी टेस्ट फेल है। आप मेरी बात समझ पा रहे हो, 0 देने का मतलब, एक तो बात आपको समझ में शायद आ रही होगी यार, शायद आ रही। फिलहाल इसमें क्या करना होता है ना, अब आपको क्या करना होगा, आपको इन्होंने पूछा एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा, अब आपको एक बात तो समझ में आ गई कि ये कर्व तो सर ऐसा है जिसका मैक्सिमम मिनिमा अचीव नहीं किया सकता, लेकिन जब वो बोल रहे हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा, तो एक रेंज के अंदर पूछ रहे हैं वो, अब वो बोल रहे हैं यार हमें मतलब नहीं कि ये कर्व कहां तक जाता है, हम पूछ रहे हैं आपसे सिर्फ इतना, मेरी बात आप समझोगे आप, क्योंकि कर्व तो नीचे तक कहीं तक जाता है, ये कर्व ऊपर तक कहीं तक जाता है, लेकिन उन्होंने उसे बाउंड कर दिया, आप समझ रहे होंगे, अब तो समझ गए सर, समझ गए अब तो। इसलिए आप ना बुक वाले जो बनाए हुए बहुत बड़े इंटेलेक्ट हैं जिन्होंने क्वेश्चंस वगैरह बनाए हुए हैं, ऐसे वैसे लोगों ने नहीं बना दिया, एनसीईआरटी की बुक एक नेशनल लेवल की बुक होती है, उन्होंने जब कोई, और कई बार इसको इतने हल्के में लेके लोग बात करते हैं, इवन टीचर्स भी कभी कभी बात कर लेते हैं, मतलब वैसे टीचर्स तो नहीं करते होंगे, लेकिन वही मैंने कहा ना, वो यूट्यूब में जो पढ़ा रहे हैं ऐसे करके पढ़ा रहे हैं, जो स्लीपर्स वगैरह निकाल देते हैं इस तरीके से पढ़ाते आपको यकीन सा नहीं आ रहा होगा ना, आप बोलोगे ऐसा कैसे, मैंने देखा एक वीडियो सच में लिटरली, ठीक है ना, ऐसा होता है, लेकिन मतलब पता नहीं क्यों, अरे ऐसा भी नहीं कि भाई कोई सिंपल मतलब अच्छा खासा, अगर मैं बोलूँ तो व्यूअरशिप है, सब्सक्राइबर्स है, बहुत कुछ एक बड़ा प्लेटफॉर्म टाइप में है, ऐसा कुछ भी है, उसके बावजूद भी ये तो निकाला नीचे बच्चे तारीफ कर रहे, ले भाई एक नया ही मोड शुरू हो रखा, मैंने कमेंट अपने एंड से किया था वहां पर, ठीक है, डिलीट हो गया होगा या जो भी कर दिया होगा। फिलहाल इधर देखो, मैं ये कहना चाह रहा कि इस कर्व की अगर आप बातचीत करोगे ना, इस कर्व को अगर आप देखोगे -2 से +2 के अंदर, हमें इसे चेक करना है कि मैक्सिमम मिनिमम कब है, देखो आपको दिखने भी लग गया होगा वैसे, लेकिन आप एक काम करो ना, आप सिर्फ fx को लिखो यहाँ पर x3, और उसे हम देखेंगे डिफरेंट वैल्यूज पर, जैसे मैं लिख देता हूँ x इज इक्वल टू, एक तो मेरी वो वैल्यू जो इन्फ्लेक्शन, एक मिनिमम वैल्यू जो दे रखी है मुझे, एक मैक्सिमम वैल्यू, और उसके बीच में आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहीं पे आएगा, जो आपका आएगा, बस चेक करो। -2 रखोगे तो ये कितना होगा, y बोल रहे थे हमें से, -8 हो जाएगा, यहां पर ये 0 हो जाएगा, और यहां पर ये +8 हो जाएगा, यही सब बातें ग्राफ भी बोल रहा है, अगर आप ऑब्जर्व कर पा रहे होगे तो। अब इन सब में मैक्सिमम जो है, सब में मिनिमम जो है, वही एब्सोल्यूट मैक्सिमम, वही एब्सोल्यूट मिनिमम हो जाएगा, ये वाला एब्सोल्यूट मैक्सिमम हो जाएगा,
एब्सोल्यूट मतलब परम, ठीक है, एब्सोल्यूट मैक्सिमा, जैसे परम आत्मा होती है ना, परमात्मा, एब्सोल्यूट सोल, वैसे ही वाला मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा। भाई यही कहानी में होता है। तो आपको इस कहानी में कुछ भी नहीं करना, ऐसी सेकंड क्वेश्चन हो सकेगा तो आप प्लीज़ ट्राई करना, ठीक है ना, प्लीज़ ट्राई करना, उसमें भी यही काम करना है। बस आपको जो रेंज दी है ना उसके अंदर काम करना होता है, उसकी मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू, जो आपकी निकली उन वैल्यूज को, हो सकता है 2-3 वैल्यू निकले, उन सबको फिर सबको कंपेयर करना होता है। एनसीईआरटी क्वेश्चन है, मैंने ऑलरेडी करा भी रखे हैं, नहीं आएगा समझ में प्लीज़ देखना, मैंने सब करा रखा है, डोंट वरी। एक ही क्वेश्चन देख लेते हैं फिर चल लेते हैं, ठीक है। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0, C और एक कर्व दे रखा। वैसे तो हम जानते हैं y = x² कर्व कैसा होता है, लेकिन मैं रैंडम बना रहा हूँ। y² x² हम जानते हैं पैराबोला होता है, तब से बात कर रहे हैं, लेकिन मैं रैंडम बना रहा हूँ। मान लेते हैं कि कोई एक पॉइंट है इसमें x, y, यहाँ पे कहीं पे मान लेते हैं। ये बोल रहे हैं कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच के फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 0, C, बोल देते हैं इस पॉइंट P को, लेट से, मतलब बोला हुआ उन्होंने, लेट से इनके बीच का डिस्टेंस P कह देते हैं। जनरली हम डिस्टेंस को D लिखते हैं, लेकिन यहाँ डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा और आप कंफ्यूज हो जाओगे D में, इसलिए P बोल रहा हूँ जानबूझ के। बोलिए फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। जब ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाली बात कर रहे हैं, यानी कि ये इस P को मिनिमम करवाने की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो P मिनिमा चाह रहे हैं, P की मिनिमा वैल्यू कितनी होगी, तो कहीं ना कहीं मैक्सिमम मिनिमा का क्वेश्चन हो गया। वर्ड प्रॉब्लम जरूर करना, अच्छी है इसकी, तो करा रखी है मैंने। तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला से इतना तो कह ही सकते हो कि x - 0 का होल स्क्वायर प्लस y - c का होल स्क्वायर बराबर P का स्क्वायर, यही होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। सो x² प्लस y - c का स्क्वायर, चलो ऐसे ही लिख दो, बराबर P स्क्वायर। फिलहाल आपने इतना कहा, अब आपको समझ में आ रहा है कि बेसिकली इसका नाम दे रखा है y = x²। तो एक आपको करना क्या, पहले वो समझ लो। आपको क्या करना है ना, जब वर्ड प्रॉब्लम करोगे तो सारी वर्ड प्रॉब्लम इसी तरह की हैं, जैसी जो मैं फंडा अभी बता रहा हूं। पहला बार कर रहे हो, एक बारी में अजीब लगेगा, लेकिन आप सारे वर्ड प्रॉब्लम देखोगे आपको एक ही पैटर्न फॉलो होता हुआ दिखेगा। जो मैं बोल रहा हूं वो देखो, सुनो क्या है। वो ये है कि कहीं ना कहीं आपको चेंज इन P को 0 करना है, क्योंकि जब आप y को मैक्सिमम या मिनिमम अचीव करवाने जा रहे थे तो आप क्या कर रहे थे, dy/dx = 0। वैसे ही आपको यहाँ पे dp/dx = 0 करना है। लेकिन सर यहाँ तो y भी है, कांस्टेंट को तो रहने दो। x और y में से किसके रिस्पेक्ट में करें डेरिवेटिव, सर किसी के भी रिस्पेक्ट पे कर सकते हो, लेकिन बेहतर ये रहेगा कि पहले p को किसी एक का फंक्शन बना दो। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं, 10 बार सुनना इस बात को जो मैं कह रहा हूं। ये p अभी दो चीजों का फंक्शन है, इधर ऑफ x और y। आप किसी एक का बना दो, कैसे बनाए सर, दी होगी कंडीशन, पक्का दी है। यानी क्योंकि ये पॉइंट जो x, y है, ये यहां पे लाई वगैरह कर रहा है, इसलिए हम समझ गए कि y = x² है, यानी कि इस x² को आई कैन सिंपली राइट y, क्योंकि मैं जानता हूं कि वो उस कर्व पे लाई कर रहा है xy पॉइंट। ठीक हो गया। अब इसको ओपन कर रहा हूं, a - b के होल स्क्वायर को, a² b² - 2ab। अब आप शायद समझ चुके होंगे फंडा। मेन फंडा मेरा ये था कि मेरा p किसी एक की टर्म्स में आ जाए, चाहे x की चाहे y की, किसी की भी आ जाता। मुझे ज्यादा कन्वीनियंट लगा x² को रिप्लेस करना, कर लिया। अब मेरे पास जो रिजल्ट आया वो इट इज समथिंग लाइक P² = y² प्लस c² प्लस का y कॉमन लेके 1 - 2c, इस टाइप का कुछ रिजल्ट आया मेरे पास, और कुछ नहीं। मैं क्या करूंगा, फॉर मैक्सिमम और मिनिमम, पहले से प्लानिंग थी माय डियर, पहले से प्लानिंग थी। dp/dy = 0। जैसे ही मैं dp/dy निकालने के काम करूंगा, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू y, 2p हो जाएगा पहले तो, लेकिन dp/dy चेन रूल, y² का 2y, तभी कहता हूं डेरिवेटिव्स इंपॉर्टेंट है। इसलिए पांचवें चैप्टर को बहुत एंथुसियाज्म के साथ, बहुत एनर्जी के साथ पढ़ाया था, जैसे अभी पढ़ा रहा हूं। c² का 0, 1 - 2c बच जाएगा, क्योंकि y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 1 हो जाएगा बस। अब क्योंकि मैं जानता हूं वो कंडीशन जो मैंने लिखी थी ऊपर, फॉर मैक्सिमम मिनिमम इट विल बी 0, सो दिस टर्म विल बी इक्वल टू 0। बस 2y बराबर, इसको इधर उधर कर देंगे तो 2c - 1 हो जाएगा, y बराबर निकल जाएगा इफ यू वांट c - ½ अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं उसका मतलब समझो, दिस y इज दैट पॉइंट ऑफ, बेसिकली ये इस y के कोरस्पॉन्डिंग, इसका आंसर ये पॉइंट ऑफ वो आएगा यहाँ पे इन्फ्लेक्शन, यानी इस y की कोरस्पॉन्डिंग। अब जब आप ये y की वैल्यू डालोगे कर्व में, या तो आपको मैक्सिमम मिलेगा या मिनिमा, लेकिन हमें मिनिमा के लिए पूछा है। किसके लिए पूछा है, मिनिमा के लिए, ठीक है। कुछ भी मत करो, सिंपल सा काम करो। ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पता चल चुका है ना आपको कि यही है। अब आपके पास एक तरीका है, तो आप डबल डेरिवेटिव टेस्ट कर लो, अभी सिखाया था। अगर आप इस पर डबल डेरिवेटिव टेस्ट करोगे, कहाँ है इसका dy, ये आप चाहो तो कर लो, लेकिन मुझे इतना आसान नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा। देखो हो जाएगा, आसान नहीं लगेगा, मतलब कंपैरेटिवली डिफिकल्ट लगेगा, क्योंकि मेरे पास दूसरा तरीका भी है और आपको हेल्प भी करेगा भी। इसीलिए या तो वही करो कि डबल डेरिवेटिव टेस्ट करो, फिर इसको डालो वहां पर, इस वैल्यू को देखो कि आंसर प्लस आ रहा है माइनस आ रहा है। और वैसे मैं आपको बात पहले ही बता दूं कि जब इन्होंने शॉर्टेस्ट बोला तो 100% ये पॉइंट ऑफ मिनिमा ही होगा। वैसे तो ये पॉइंट ऑफ मिनिमा ही होगा, ऐसे ही होता है इन क्वेश्चंस में। अब सोचो ना, मान लिया पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हो गया, तो फिर मिनिमा निकालोगे कहां से आप,
आपको तो वही निकालना था ना, ठीक है। फिलहाल चलो मैं बता रहा हूँ कैसे करेंगे। आप एक काम करो, इतना तो तय है कि इसके इर्द और गिर्द कुछ हो रहा है, क्योंकि जब कोई पॉइंट ऑफ मिनिमा होता है, एक बार के लिए सोचो तो असल में से पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके इस तरफ उस तरफ ट्रांजिशन हो रहा होता है। क्योंकि इसके इस तरफ अगर आप देखोगे लेफ्ट हैंड साइड में, अभी के केस में ये नेगेटिव था, इसका स्लोप नेगेटिव था, यहां जीरो हुआ और यहां पॉजिटिव हो गया। सिमिलरली जब आप मैक्सिमा के लिए बात करते हो, इसके इस पॉइंट के इस तरफ अगर आप देखोगे, अभी तक एक्यूट एंगल चल रहा था, स्लोप पॉजिटिव था, यहां जीरो हुआ और इसके बाद नेगेटिव हो गया। मैं कुल मिला के यही कहना चाह रहा हूं। हाँ तो स्टूडेंट्स, मैं भी यहाँ कहीं पे था, तो मैं आपको बता रहा था कि यार इस तरीके से थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम हो सकती है, ये वाला तरीका जो हमने अभी इसमें देखा, ठीक है ना, आप कर सकते हो उसे डबल डेरिवेटिव से। तो मैं ये चेक करवाना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि जो ऊपर पे डायग्राम्स वगैरह आपको बनाया गया, जिसमें दिखाया गया कि इसमें चेंजेस आ रहे हैं स्लोप में कुल मिलाकर, तो अब मैं इसमें एक ट्रिक अपनाऊंगा, मतलब तरीका अपनाऊंगा। मैं देखूंगा कि इससे नीचे के लिए, यानी कि व्हेन y इज लेस देन c माइनस हाफ, तब मैं चेक करूंगा कि अपने fx का आंसर क्या हो रहा है। देखते हैं मैं क्या करने जा रहा हूं। मैं सिंगल डेरिवेटिव टेस्ट का यहां पे चेक करने की कोशिश कर रहा हूं। fx कहां पर है मेरा, dy by dx ये निकला हुआ, मतलब इस बारे में dp by dy। अगर मैं इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करूं 2p dp by dy, और y की, देखो इसको ना दूसरे शब्दों में हम ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो ऊपर पे चीज मैंने लिखी, एक मिनट हो गया, खत्म हो गया। थोड़ा सा बीच में मैं भी इंटरप्शन बीच में आ गया था मेरे साथ, इसलिए मैं भी थोड़ा अपने आप को एक बार रिकलेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। इधर देखो, ये यहाँ तक, ये मतलब है इसका। अगर आप यहाँ पे नहीं से इक्वेशन 1 टाइप की कुछ मान लो, आप कहो कि फ्रॉम इक्वेशन 1 आप 2p dpy dy पे अगर काम करने की कोशिश कर रहे हो, देखो जरा मेरी बात सुनना, मैं क्या करूँ ऐसे, देखिएगा प्लीज। हाँ, ये जो चीज है, अगर मैं इस 2 को नीचे भेज दूं, ये 2 कट जाएगा और ये 2 इसके नीचे आएगा, तो ये ऐसा हो जाएगा और ये 2 कट जाएगा। बेसिकली क्या बनेगा, y माइनस सी प्लस हाफ, यही बनेगा। एग्जैक्टली ये चीज है, यानी कि समझ रहे होंगे आप, रीअरेंजमेंट हो रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा। यानी कि अगर मैं इक्वेशन 1 से देखने की कोशिश करूं, तो p dp by dy की जो वैल्यू आ रही है, ये सारी की सारी वैल्यू अभी के केस में लेस देन जीरो है, यानी कि लेस देन जीरो, या इन शॉर्ट में कि dp by dy जो मेरा आ रहा है दैट इज लेस देन जीरो। अब सिंगल डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है कि अगर ये लेस देन जीरो है, इसका मतलब क्या कि यहां पर डिक्रीजिंग वाला नेचर होगा, यानी y से नीचे, यानी कि इस y से नीचे के लिए, यानी कि मैं यहां पर लिख देता हूं y इज इक्वल टू क्या था हमारा, c माइनस हाफ। इससे नीचे के लिए ये नेगेटिव रखता है। सिंगल डेरिवेटिव टेस्ट एक्सरसाइज 6.2 डिक्रीजिंग फंक्शन की तरह बिहेव करता है। आप खुद चेक करना है, इसके आगे ऑटोमेटिकली पॉजिटिव की तरह बिहेव करता है। आप इसको दोबारा समझो, देखो जब हमारा कोई फंक्शन मैक्सिमम होता है, या फिर दूसरी कंडीशन हो सकती है कि वो मिनिमम होता हो। अब देखो, जब वो मैक्सिमम होता हो किसी पॉइंट पे, या जब वो मिनिमम होता हो किसी पॉइंट पे, इन दोनों पॉइंट्स पे क्या क्या फर्क पड़ता है देखते हैं जरा, ठीक है। जब वो मैक्सिमम होता है, यानी कि इस पॉइंट पर वो मैक्सिमा दे रहा है अपना, यानी मैक्सिमम का क्रिटिकल पॉइंट है, और ये मिनिमम के लिए क्रिटिकल पॉइंट है। अब एक बात और सुनो, उसके इस तरफ वाला फंक्शन जो है वो कैसा है, उसका नेचर देखो कैसा है। क्या वो यहां से यहां आते समय क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, यस सर। उसके बाद वो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की टर्म्स में बात कर रहा हूं, यानी कि पहले वो इंक्रीजिंग टाइप का होता है, वो मैक्सिमा अटेन करता है, और फिर उसके बाद वो डिक्रीजिंग नेचर का होता है। ऑब्वियसली ऐसा ही होता होगा, क्योंकि कोई अगर किसी को मैक्सिमम अचीव करना है तो वो नीचे से आएगा ना ऊपर को, तो बस वही होता है। इसीलिए उसके बाद वो क्या हो जाता है, डिक्रीजिंग नेचर का हो जाता है। लेकिन जब आप मिनिमा के लिए बात कर रहे होते हो, देखो मिनिमा के लिए वो ऊंचाई से नीचाई की ओर जाएगा, ऑब्वियसली जाएगा, यानी वो डिक्रीजिंग नेचर का होगा मिनिमा के लिए पहले, फिर वो मिनिमा अटेन करेगा, और उसके बाद फिर वो इंक्रीजिंग नेचर का हो जाएगा। अब इस कर्व में अगर आप ये बात देख पा रहे होगे, ये यहां डिक्रीजिंग नेचर का है, फिर जाके ये इंक्रीजिंग नेचर का हो रहा है। क्या आपको नहीं लगता कि ये इस वाले को फॉलो कर रहा है ग्राफ को? तो इसका मतलब ये पॉइंट x इक्वल टू सी मिनिमा का होगा, इसका मतलब ये पॉइंट मिनिमा का होगा। बस मैंने आपको एक हिट एंड ट्रायल तरीके से समझाने की कोशिश की, जो बहुत वैलिड तरीका है जब आप डबल डेरिवेटिव टेस्ट को लगा नहीं पा रहे। तो आप शायद समझ पा रहे होंगे कि दिस पॉइंट इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। ये मैंने आपको समझा दिया, पॉइंट ऑफ मिनिमा। और आपको ये नहीं पूछा था, आपको पूछा था कि मिनिमम वैल्यू ऑफ मिनिमम डिस्टेंस। तो आपको कुछ नहीं करना, प्लीज आप एक काम छोटा सा कर लेना मेरे लिए। आप यहाँ पर जस्ट y के प्लेस पे ये आंसर डाल देना प्लीज यार, कर सकते हो मेरे लिए इतना। y के प्लेस पे अभी डाल सकते हो यहाँ पे c माइनस हाफ, तो c कट जाएगा, हाफ बचेगा अंदर, हाफ का ऐसा हो जाएगा कुछ, ठीक है। आप समझ रहे होंगे शायद, आप मेरे लिए कर लोगे इतना, कर लोगे, कर लेना, ठीक है आप कर लेना। क्योंकि ये जो y आपको दे रखा ना, पहले इसकी हेल्प से आप x भी निकाल लेना। जब y है यहाँ पर इसको डाल देना, c माइनस हाफ का स्क्वायर करोगे तो x आ जाएगा, तो उसको आप यहाँ पर डाल के आंसर अपना आराम से निकाल सकते हो। शायद मेरी बातें आप समझ पा रहे होंगे। मैं हल्का सा आपको ब्लूप्रिंट देता हूँ, आप उसे सॉल्व कर लेना चाहो तो बाद में, क्योंकि क्वेश्चन मुझे लगता है इंपॉर्टेंट भी है। y है क्या है, c माइनस हाफ ना,
और वाई एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर को मैं सिंपली यहाँ वाई बोल सकता हूँ, तो वाई के प्लेस में लिख रहा हूँ सी माइनस हाफ, वाई लिख दिया। उसके बाद वाई माइनस सी का होल स्क्वायर, तो वाई माइनस सी, जब ये माइनस सी इधर आएगा तो वाई माइनस सी कितना होगा माइनस हाफ का स्क्वायर कितना होगा 1/4 एंड दैट इज इक्वल टू पी स्क्वायर। बस इसको आप हल्का सा सॉल्व कर लो, इवन ये सॉल्व हो रहा है क्योंकि मैं 2 को अगर 4 बना दूँ ऊपर 2 बना दूँ, सी माइनस 1/4 बराबर पी स्क्वायर, हमारा तो आंसर ही आ गया देखा जाए तो, क्योंकि ये हो गया 4c माइनस 1 इन स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2 बराबर पी। इस तरह का कुछ आंसर आया मेरा। आप अपने हिसाब से प्लीज़ मैच कर लेना, देख लेना, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया, मैं आपको ये क्वेश्चन एज अ होमवर्क देना चाहूँगा, क्योंकि क्वेश्चन भी काफ़ी पूछा जाता है, एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है। अगर आप किसी स्टेट बोर्ड से हैं, यूपी बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड, हरियाणा, हिमाचल, पंजाब, उड़ीसा या कोई भी स्टेट बोर्ड में, ये स्टेट बोर्ड्स में काफ़ी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। कई बार सीबीएसई में भी पूछा गया है, आप देखना, मैं ऐसे हवा में नहीं बोल रहा, पूछा गया है प्रीवियस ईयरली, चाहे किसी भी बोर्ड में हो। तो होपफुली स्टूडेंट्स चैप्टर 6 की मैंने हर कुछ आपको करा दिया। 2 बार इंटरप्शन मुझे इसमें बीच में आए चैप्टर में, ठीक है, आ जाते हैं कभी कभी टेक्निकल, ठीक है। आपको शायद वो बीच में महसूस हुआ हो, ऐसा ट्रांजिशन आपको लगा हो, क्योंकि वो रिदम मैच नहीं कर पाता। एक तो अभी जस्ट आया था, ठीक है, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। बस यार ठीक है, जो भी है यही है। चैप्टर नंबर 6 देखो, मैं कैलकुलस कर रहा हूँ, छोटी बात नहीं होती है, बहुत बड़ी बात होती है। उठाना छोटी बात नहीं होती कैलकुलस को, क्योंकि जब आप उठाते हो ना, आपको 5वां चैप्टर स्क्रैच से उठाना पड़ता है, डिफरेंशिएशन सब कुछ बताना होता है, फिर 6ठा चैप्टर बताना होता है, अभी 7वां चैप्टर आएगा बड़ा, फिर 8वां चैप्टर, फिर भाई 9वां चैप्टर आएगा। मजाक थोड़े ना है यार, ठीक है, मजाक नहीं है। तो लेकिन चक्कर वही है ना कि इसकी आप लोगों को केयर होनी चाहिए, क्योंकि एजुकेशन की केयर अगर स्टूडेंट नहीं करेगा तो कौन करेगा, ठीक है। टीचर्स करेंगे, स्टूडेंट नहीं करेंगे तो कौन करेगा। फिर हम ही इसके असल में वो हैं, हम ही अगर चाहते हैं कि कंट्री थोड़ा एजुकेटेड हो, या कंट्री में एक साइंटिफिक टेम्परामेंट है जो कि बहुत गिरता जा रहा है हमारी कंट्री में, बिल्कुल अंधविश्वास की एकदम बिल्कुल वो लगी पड़ी हुई है, अंधविश्वास पूरी तरीके से छाया हुआ है हमारे देश के ऊपर। इस तरह की जब चीज़ें हैं, तो ऐसी जगहों पर एक साइंटिफिक टेम्परामेंट का होना बहुत बहुत ज़रूरी है। और अगर आप नहीं इत्तेफाक रखते इन चीज़ों से, अगर आप कोई चीज़ें नहीं, अगर आप इनको मज़ा नहीं आता, आपको भी वैसी वैसी चीज़ों में मज़ा आता है, हल्की फुल्की चीज़ों में, तो फिर यार क्या करें फिर बताओ। क्योंकि फिर स्टूडेंट टीचर बस इन्हीं के हाथों में जो कुछ टिका हुआ है अब देश, ठीक है। तो कहने का मतलब मेरा यही है, ले देके कि आप लोग एक काम करो कि ना, बताओ क्या करना, क्योंकि क्या है ना, बच्चा आजकल ऐसे पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें छोटा सा हम पढ़े और फिर हमें सब कुछ आ जाए। ये अंधविश्वास नहीं तो और क्या। मतलब हम चाह रहे हैं कि यार ऐसा कुछ हो, स्ट्रेटेजी हो, शॉर्ट ट्रिक्स हो, नहीं भाई, नहीं हो पाएगा। आज की डेट में इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें आपके पास अवेलेबल है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, ऐसी बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं, मतलब फ्री में इतनी चीज़ें मिल पा रही हैं आज हम लोगों को। एक ज़माने में लोगों के पास बुक्स भी नहीं होती थी, लेकिन उस ज़माने में जो लोगों ने किया वो आज भी हम शायद ना कर पाएँ, क्योंकि इतने ज़बरदस्त काम उन लोगों ने किए होते हैं। क्योंकि आप खुद ही सोचिए, आज से 100-200 साल पहले जब अल्बर्ट आइंस्टाइन, सर न्यूटन जैसे लोग जब रहे होंगे, या फिर और भी कोई इंडिया के जो बहुत रहे होंगे, मैं इस बारे में इंडिया और फॉरेन मैं ऐसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहता। चाहे किसी ने उपलब्धि पाई हो, चाहे वो अपने देश से ही क्यों ना हो या बाहर से क्यों ना हो, दोनों सम्माननीय है। तो अभी मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे मान लेते हैं उन्हीं की हम बात करें, जैसे सर न्यूटन ने या अल्बर्ट आइंस्टाइन, इन्होंने कुछ किया अगर उस समय, क्या उनके ज़माने में इतनी चीज़ें थी, गूगल था, रिसर्च करते क्या करते, उन्होंने अपने आप में किया जो कुछ किया। उनको कोई नहीं, मतलब उनको टीचर्स मिले होंगे, टीचर ने जो कुछ किया होगा, टीचर के पास भी बुक्स होंगी, क्या होंगी क्या नहीं होंगी, पता नहीं क्या होगा, सोर्सेस कहाँ से इकट्ठे करते होंगे। आजकल हमारे पे इतने सोर्सेज हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम उसका पॉजिटिव वे में अगर हम फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं, तो फिर हम क्या कर पा रहे हैं, कुछ भी नहीं कर पा रहे फिर तो, ठीक है। फिर हम सोसाइटी से क्या ले रहे हैं, क्या दे रहे हैं, मैं ले रहे हैं बस, दे तो कुछ नहीं रहे। अरे लेंगे भी क्या, सोसाइटी भी तो हम ही से बनी है, वो भी हमें क्या दे पाएगी, कुछ भी नहीं दे पाएगी। तो कुल मिला के एक विशियस साइकिल जनरेट हो जाएगा, और ये मुझे लगता है हमारी मानव सभ्यता के लिए अच्छा नहीं होगा। अभी के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।